देखो गाइज, मैं जो एनीमे एक्सप्लेन करता हूँ हो सकता है तुमने ये पहले देखा हो, बट मैं इसे थोड़े अलग स्टाइल में एक्सप्लेन करता हूँ, समझ लो ना। तो बेटर होगा कि ईयरफोन्स लगा लो। चलो शुरू करें, अब रहा नहीं जाता। भाइयों और बहनों, मिलिए रेडो से, एक नंबर का ब्रोक लूजर जिसके पास ना पैसा है ना कोई बंदी और लाइफ में जीरो एक्साइटमेंट है। मतलब लाइफ एकदम ठंडी पड़ी थी। पर तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। एक ग्लोबल पैंडेमिक आती है जो दुनिया के 99% मर्दों का गेम ओवर कर देती है। अब बेचारे रेडो के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ाना, वो भी एक एक करके बैक शॉट्स देते हुए। सीन शुरू होता है जब रेडो अपनी सुंदर कॉलीग अरीसा से अपने प्यार का इजहार करता है। वो उसे बताता है कि उसे खतरनाक सेलुलर स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हुई है और उसका इलाज ढूंढने में 5 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि तब तक उसे कोल्ड स्लीप यानी गहरी नींद में रहना होगा। वो अरीसा से कहता है कि जैसे ही वो जागेगा वो उसे डेट पर ले जाएगा, पर अरीसा चिढ़ जाती है। भाई 5 साल का इंतजार कौन करता है। उसी दोपहर रेडो हॉस्पिटल पहुंचता है, कोल्ड स्लीप में जाने के लिए एकदम रेडी। यहाँ उसकी बहन माहिरू, जो थोड़ी कम सुंदर है, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उसे मिस करेगी, जबकि उसका भाई उसे तसल्ली देता है। जैसे ही वो चेंबर में एंटर करने वाला होता है, अरीसा भागती हुई आती है और रोने लगती है। रेडो उसे अपना पेंडेंट देता है और कहता है, जब तक मैं वापस ना आऊं इसे संभाल कर रखना। रे जैसे ही बेहोश होता है, उसे डर लगता है कि वो पीछे छूट जाएगा, पर अरीसा का वादा सुनकर वो शांति से सो जाता है। 5 साल बाद रेडो की आंख खुलती है और उसके सामने खड़ी होती है मीरा, जो दिखने में बिल्कुल अरीसा जैसी है, पर थोड़ी ज्यादा बाउंसी और काफी ज्यादा हॉट। हॉस्पिटल से बाहर जाते वक्त मीरा बताती है कि वो उसकी डेडिकेटेड असिस्टेंट है और एक नए वायरस ने दुनिया के मर्दों का सफाया कर दिया है। जब वो कहती है कि पिछले 4 साल में पॉपुलेशन आधी हो गई है, तो रेडो को लगता है कि मीरा उसका काट रही है। वो कार से निकलकर भागता है असलियत देखने के लिए। रेडो चारों तरफ औरतों से घिर जाता है और हैरान होता है कि एक भी लौंडा क्यों नहीं दिख रहा। तब मीरा उसे बताती है कि वो वायरस सिर्फ मर्दों को टारगेट करता है और उसने प्लेनेट से लगभग सारे मर्द मिटा दिए हैं। वो समझाती है कि रेडो उस वायरस से बचा हुआ है क्योंकि उसकी स्क्लेरोसिस वाली ट्रीटमेंट ने उसे इम्यून बना दिया है। दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे मर्द बचे हैं और रेडो उनमें से एक वैल्यूएबल एसेट है। अभी रेडो ये हजम कर ही रहा होता है कि एक प्यासी लड़की उसके सॉसेज पर कूदने की कोशिश करती है, पर मीरा का गार्ड उसे टेजर से शॉक देकर वहीं ढेर कर देता है। मीरा उसे बताती है कि इंसानियत को बचाने का अब एक ही रास्ता है, उसे मैदान में उतरना होगा और सबको बारी बारी से क्लैप करना होगा। अगले दिन रेडो को यूनाइटेड विमेंस ग्रुप के बारे में पता चलता है, जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है पर अब तक फेल रही है। उन्हें उम्मीद की किरण तब दिखी जब उन्हें कोल्ड स्लीप में एक लौंडा मिला जो वायरस रेजिस्टेंट था, जिसे नंबर 1 कहा गया। रेडो जैसे मर्दों को एक एक करके जगाया जा रहा है ताकि वो दुनिया बचा सके। रेडो ये सुनकर शॉक्ड है और मीरा उसे वार्निंग देती है कि वो पब्लिक में ना जाए वरना हंगामा हो जाएगा। फिर वो यूकी के पास आती है और गिड़गिड़ा कर कहती है कि प्लीज जितने हो सके उतने बच्चे पैदा करो। रेडो सजेस्ट करता है कि आर्टिफिशियल तरीका यूज कर लो क्योंकि वो 5 बिलियन औरतों के साथ स्मैश करने में कंफर्टेबल नहीं है, पर मीरा बताती है कि वो सब फेल हो चुका है। अभी तो नंबर 1 ने एक औरत को प्रेग्नेंट भी कर दिया है और पूरी दुनिया उनके बच्चे पर टिकी है। रेडो को अभी भी लगता है कि ये कोई प्रैंक है, तो मीरा उसकी बहन माहिरू को लेकर आती है। रेडो थोड़ा रिलीफ महसूस करता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई अभी भी कोल्ड स्लीप में है। जब वो अरीसा के बारे में पूछता है तो माहिरू बताती है कि वो 3 साल से लापता मिसिंग है। रेडो गुस्से में फोन लगाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। उस शाम मीरा अपनी बॉस से गालियां खाती है क्योंकि उसने अब तक रेडो को किसी के साथ स्मैश करने के लिए राजी नहीं किया है। तो उस रात जब रेडो बेड पर अरीसा के बारे में सोच रहा होता है, मीरा एक सेक्सी सिल्की नाइट रोब पहनकर अंदर आती है। भाई रेडो तो देखता ही रह गया। वो बिना देर किए अपना नेचुरल वर्क ऑफ आर्ट दिखाती है और पूरी कोशिश करती है कि रेडो को क्लैप करके पूरी तरह से निचोड़ ले। वो उसे किस करने की कोशिश करती है, पर जैसे ही जंप करने का वक्त आता है, रेडो को अरीसा की याद आ जाती है और वो उसे पीछे ढकेल देता है। मीरा पूछती है, क्या मैं तुम्हारा टाइप नहीं हूँ? रेडो कहता है कि जब दुनिया तबाह हो रही हो वो ऐसे मजे नहीं कर सकता। मीरा बाहर निकल जाती है, जहां नंबर 1 की असिस्टेंट नेने उसका मजाक उड़ाती है कि वो रेडो के साथ फ्रीकी नहीं हो पाई। नेने सजेस्ट करती है कि वो उसके मास्टर हेनो से क्लैप हो जाए, पर मीरा मना कर देती है क्योंकि उसे सिर्फ रेडो चाहिए। उसी रात रेडो को उस पेंडेंट की याद आती है जो उसने अरीसा को दिया था और उसे रियलाइज होता है कि उसका लोकेशन अभी भी एक्टिव है। अगले दिन सुबह मीरा अपना लेवल अप करती है और रेडो के सामने ढेर सारी हॉट चिक्स खड़ी कर देती है, ये सोचकर कि उसका दिन लॉन्ग एंड हार्ड जाएगा, पर ये लूजर अब भी किसी को चुनने से मना कर देता है। जब मीरा बताती है कि कोल्ड स्लीप वाले मर्द भी 1 साल में मरने वाले हैं, तब उसे एहसास होता है कि मामला कितना सीरियस है। भाई रेडो कब तक इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ठुकराएगा? तो भाई रेडो यानी हमारा रेटो मीरा के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और भीख मांगता है कि उसे बस 1 महीना दे दिया जाए अरीसा को ढूंढने के लिए, क्योंकि वही एक लौती बंदी है जिसे वो स्मैश करना चाहता है। सच्चा आशिक है लौंडा।
मीरा मान तो जाती है पर एक शर्त रखती है, उसे आज की रात अपनी पसंद की किसी भी लड़की के साथ बितानी होगी क्योंकि भाई दुनिया के पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। अगली सुबह हीनो की आंख खुलती है तो 2 ओनली फैंस मॉडल्स उसे जन्नत जैसा मसाज दे रही होती हैं और जब वो मजे ले रहा होता है तभी नैने अंदर आती है और बोलती है, उठो मालिक, अब स्मैश करने का टाइम हो गया है। नैने उसे एक लंबी लिस्ट दिखाती है उन लड़कियों की जो इंच होने के लिए बेकरार है, तो हीनो डिसाइड करता है कि वो रीना के साथ सेटल करेगा जो एक हॉट मूवी स्टार है और बिल्कुल मेगन फॉक्स जैसी दिखती है। जब रीना उसके कमरे में आती है, हीनो उसका चेहरा छूकर हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी हॉट चिक उसके बेड पर होने वाली है। बिना वक्त बर्बाद किए रीना अपना वर्क ऑफ आर्ट दिखाती है और हमारा हीनो भाई जरा भी देरी नहीं करता उसे सैंपल करने में। वो सोच रहा है कि ये बंदी इतनी प्रो कैसे हो सकती है। जब उसका ये सब हो जाता है तो वो सीधा पॉइंट पर आता है और उसके आर्ट वर्क पर व्हाइट पेंट छिड़कने की तैयारी कर लेता है। वो उसे क्लैप करता है और इंश्योर करता है कि अपना काफी सारा पेंट वहां छोड़ दे। उधर सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त रेटो को अपने खाने से प्यार हो जाता है, तो मीरा बताती है कि ये सब उन शेफ्स की वजह से है जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया से ढूंढकर हायर किए हैं। ये सुनकर माहिरू को थोड़ी जलन यानी जेलसी होती है क्योंकि रेटो को सारा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि रेटो नोटिस करता है कि मीरा काफी ठस ठस के खा रही है। जब वो मीरा की भूख पर कमेंट करता है तो वो कहती है कि न्यूट्रिशन जरूरी है, जिस पर रेटो सोचने लगता है कि इतना खाने के बाद भी इसकी फिगर इतनी पटीट कैसे है। पर जैसे ही उसकी नजर मीरा के मिल्कर्स के साइज पर पड़ती है, उसे समझ आता है कि सारा खाना वहीं इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे माहिरू और भी ज्यादा जल भुन जाती है और वहां से निकल लेती है क्योंकि बेचारी फ्लैट है। थोड़ी देर बाद मीरा बताती है कि वो रेटो की सेफ्टी के लिए एक नर्स और एक बॉडीगार्ड असाइन कर रही है और वो दोनों हर रात उसके साथ ही सोएंगी। रेटो ये सुनकर एकदम फ्लस्टर्ड हो जाता है और अपने कमरे की तरफ जाते हुए इसी बारे में सोच रहा होता है। रास्ते में उसे हीनो मिलता है जो कहता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि हम ही इस दुनिया के आखिरी बचे हुए मर्द हैं। पता चलता है कि उसे रेटो के स्मैशिंग इश्यूज के बारे में पहले से पता है, तो वो उसे थोड़ा एक्शन लेने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा रेटो अभी भी सेलिबसी पर अड़ा हुआ है, तो हीनो वहां से निकल जाता है ये बोलते हुए कि ठीक है भाई, मैं ही जा रहा हूं सारी मॉडल्स के साथ फील्ड डे मनाने। शावर लेते वक्त रेटो सोचता है कि हीनो की बात में दम तो है, इतनी सारी औरतों के साथ होना फन तो लग रहा है, पर फिर भी उसका दिल अरीसा के लिए धड़कता है ताकि वो आखिरकार स्मैश कर सके। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और जब वो बाथरूम से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, उसका हाथ किसी सॉफ्ट और स्क्विशी चीज पर पड़ता है। पता चलता है कि वो एक लड़की के मिल्कर्स है। रेटो तो शॉक्ड है, पर वो लड़की ऐसे बिहेव करती है जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो और अपना इंट्रो देती है एज अकाने। वो अपने मुंह में चॉकलेट ड्रिंक डालती है और किस के जरिए वो रेटो को पिलाती है, जिससे बेचारे रेटो के अंदर का सारा कल्चर जाग जाता है। ये देखकर अकाने उसे काम करने के लिए एक स्लॉपी टॉपी देने लगती है, पर हमारा रेटो बेचारा सिर्फ 2 सेकंड टिकता है और वहीं पास आउट हो जाता है। भाई इतनी जल्दी कौन झड़ता है? जब उसकी आंख खुलती है, वो सुई नाम की एक बंदी को देखकर डर जाता है, पर जब उसे लगता है कि वो शायद उसकी नर्स है तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। अगले दिन रेटो की आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स होते हैं क्योंकि वो अकाने और सुई के साथ एक ही बेड पर सो नहीं पाया। वो फिलहाल अरीसा के पुराने दफ्तर में है कुछ क्लूज ढूंढने के लिए, पर इससे पहले कि वो उसके ऑफिस तक पहुंचे, एक भालू अपने पिंजरे से निकल जाता है और सब पर हमला कर देता है। जैसे ही भालू सुई की तरफ लपकता है, रेटो तुरंत रिएक्ट करता है और उसे बचा लेता है, पर अकाने उस पर चिल्लाती है कि अपना काम करो। तुरंत ही सुई की आंखें एकदम खाली हो जाती हैं और भालू पर वो एक ऐसा डेडली स्ट्राइक मारती है कि भालू वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर रेटो दंग रह जाता है और उसे रियलाइज होता है कि सुई उसकी बॉडीगार्ड है, ना कि अकाने, जैसा वो अब तक सोच रहा था। उधर मीरा स्टाफ पर चिल्लाती है सिक्योरिटी की लापरवाही के लिए, जबकि वो मिस्टीरियस बंदी जिसने भालू छोड़ा था चुपके से सब देख रही होती है। बाद में रेटो अरीसा के ऑफिस में दाखिल होता है और उसे पता चलता है कि किसी ने वहां चोरी की है और सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स उड़ा लिए हैं। जब उसे पता चलता है कि अरीसा उस वायरस पर रिसर्च कर रही थी तो वो शॉक्ड हो जाता है, पर उनकी एक पुरानी फोटो देखकर उसे वो वक्त याद आता है जब अरीसा का कुत्ता बीमार था। तब कोई दवा नहीं थी, तो अरीसा ने फैसला किया था कि वो डॉक्टर बनेगी और इलाज ढूंढेगी। उसका डिटर्मिनेशन देखकर रेटो ने भी डॉक्टर बनने का फैसला किया था ताकि वो उसकी मदद कर सके। आज ये सब याद करते हुए रेटो मीरा से कहता है कि अपने सीड से दुनिया दोबारा बसाने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए वो इस वायरस का क्योर बनाएगा ताकि कोल्ड स्लीप वाले सारे मर्द जाग सके और अपना सीड फैलाकर दुनिया को रीपॉपुलेट कर सके। कुछ दिनों बाद वो लाइव टेलीविजन पर आता है और पूरी दुनिया के सामने अपना वजूद और क्योर बनाने का इरादा अनाउंस करता है। जैसे ही उसकी ब्रॉडकास्ट पूरे कॉन्टिनेंट में फैलती है, अरीसा उसे देख लेती है और उसे एहसास होता है कि रेटो जिंदा है। बाद में माहिरू रेटो को डांटती है इस ब्रॉडकास्ट के लिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया की नजरें उस पर हैं, जो उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। अब हर कोई उसे ढूंढने की कोशिश करेगा और बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा होगा। लेकिन जब रेटो उसे समझाता है कि उसने ये सब दुनिया को बचाने के लिए किया है, तो बेचारी माहिरू नरम पड़ जाती है और उसे थोड़ा रेस्ट करने को कहती है।
इसके बाद वो अरीसा के पुराने स्टफ्ड टेडी बेयर को खोलने की कोशिश करती है और नोटिस करती है कि अरीसा की स्मार्ट रिंग अभी भी उसके अंदर छुपी हुई है। ये देखते ही रेटो वो रिंग लेता है और तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है, जहां उसे अरीसा का छोड़ा हुआ एक वीडियो मैसेज मिलता है। रिकॉर्डिंग में अरीसा बताती है कि उसने ये डिस्कवर कर लिया है कि ये वायरस कुदरती नहीं बल्कि मैन मेड यानी इंसानों ने बनाया है, और वो इस डिटेल्स के साथ किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। रेटो ये सुनकर दंग रह जाता है और जब वो अरीसा को अपने लिए रोते हुए देखता है तो वो खुद भी काफी इमोशनल हो जाता है। बाहर निकलकर रेटो ऐसा एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मीरा के साथ वॉक पर निकल जाता है और बातों बातों में कहता है कि वो कितनी ज्यादा अरीसा जैसी दिखती है। रास्ते में मीरा उससे माफी मांगती है कि पिछले दिन उसकी वजह से रेटो की जान खतरे में पड़ गई थी, पर रेटो इसे बड़ा इशू नहीं बनाता क्योंकि सुई ने उसे बचा लिया था। फिर वो मीरा से पूछता है कि क्या वो इस बात से चिढ़ जाती है कि उसे एक ऐसे लड़के के साथ रहना पड़ रहा है जो किसी भी लड़की के साथ मजे करने से मना कर देता है। डीप डाउन रेटो को बुरा लग रहा था कि वो मीरा का काम मुश्किल बना रहा है, पर मीरा बस मुस्कुरा देती है और कहती है कि वो एक बहुत नेक इंसान है। थोड़ी देर बाद रेटो अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा होता है कि आखिर कोई इतना गंदा वायरस बनाएगा ही क्यों। उधर यूनाइटेड विमेन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स एक मीटिंग करती हैं रेटो के इस नए स्टंट पर चर्चा करने के लिए। उनमें से एक कहती है कि रेटो की बढ़ती पॉपुलैरिटी जापान को पूरी दुनिया की औरतों के लिए एक उम्मीद की किरण बना देगी, और बाकी सब भी इस बात से सहमत होती हैं। वो हीनो के बारे में भी बात करती हैं जो अब तक लगभग 100 बैडीज को क्लैप कर चुका है और उनमें से 28 तो अब प्रेग्नेंट भी हैं। वो हीनो की असिस्टेंट की तारीफ करती हैं पर मीरा की बुराई करती हैं क्योंकि वो रेटो से कोई रिजल्ट नहीं निकलवा पा रही है। नतीजा ये होता है कि वो नंबर 3 को उसकी ठंडी नींद से जगाने का फैसला करती है ताकि वो अपने अगले प्लान पर काम कर सके। अब कहानी जाती है 5 साल पीछे, जहां डोई नाम का एक लड़का था जिसे स्कूल में तकामात्सु नाम का एक गुंडा बहुत बुली करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेचारा दिखने में थोड़ा अजीब था। एक बार तो तकामात्सु ने उसे अपने पसंदीदा म्यूजिक स्टार के सामने अजीब हरकत करने को मजबूर किया, और जब डोई ने मना किया तो तकामात्सु ने उसके ऊपर ही अपना ब्लैडर खाली कर दिया। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा जलील वाली बात हो गई। सैड लाइफ ब्रो। डोई बाथरूम से निकलकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ा और मन ही मन उन सबको गालियां देने लगा जो उसका मजाक उड़ाते थे। रास्ते में डोई ने अपने इकलौते दोस्त को देखा, पर उस लड़के ने ऐसा नाटक किया जैसे वो डोई को जानता ही नहीं और वहां से निकल गया। इससे डोई को पुराना वक्त याद आया जब वो दोनों पहली बार मिले थे। वो दोनों दोस्त सिर्फ इसलिए बने थे क्योंकि वो एक ही म्यूजिक आर्टिस्ट के फैन थे। एक बार डोई ने देखा था कि तकामात्सु उसके दोस्त को बुली कर रहा है, तो उसने तकामात्सु को डराकर अपने दोस्त को बचा लिया था। पर इतना सब होने के बाद भी उसके दोस्त को उससे बात करने में शर्म आ रही थी, इसलिए वो बिना थैंक यू बोले ही निकल गया। ये देखकर डोई का दिल टूट गया और उसकी हॉट म्यूजिक टीचर यूजू ने नोटिस किया कि डोई का मूड काफी ऑफ है। यूजू ने पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो डोई ने अपना दिल खोल कर रख दिया कि कैसे लोग उसके सफेद बालों का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि सिर्फ यूजू ही उसकी फिक्र करती थी, उसने डोई को पीछे से हक करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश की, पर उसे फील हुआ कि डोई का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई है। चिंतित होकर उसने डोई को हॉस्पिटल जाने को कहा और स्कूल खत्म होते ही डोई हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां उसे एक बड़ा झटका लगा। उसे पता चला कि उसे वही सेल्युलर स्क्लेरोसिस वायरस हो गया है और उसे कम से कम 5 साल के लिए कोल्ड स्लीप में जाना पड़ेगा जब तक वैक्सीन न बन जाए। अगले दिन जब यूजू ने क्लास को डोई की हालत के बारे में बताया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सब अपनी धुन में रहे और यूजू को यह देखकर बहुत बुरा लगा। स्कूल के बाद डोई हमेशा की तरह अपने घर जा रहा था, पर उसने कोने में तकामात्सु को उसकी गर्लफ्रेंड एरिका के साथ स्मैश करते हुए देख लिया। बदकिस्मती से तकामात्सु ने उसे देख लिया और डोई पर हमला करके बोला कि तू तो अपनी वी कार्ड लिए हुए ही मरेगा। जब वो चला गया तो डोई ने खुद को संभाला और सोचने लगा कि तकामात्सु जैसे लोग क्यों मजे कर रहे हैं और वो मौत के करीब क्यों है। कुछ दिनों बाद डोई हॉस्पिटल गया और उसे कोल्ड चेंबर में रख दिया गया, जहां वो 5 साल के लिए सो गया। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहां डोई की आंख खुलती है और उसका स्वागत करती है उसकी हॉट असिस्टेंट कैरन। वो उसे बताती है कि वो अपने हाई स्कूल के दिन दोबारा जिएगा, वो भी ढेर सारे मजे के साथ। वो पूरी दोपहर उसे अपडेट देती है कि दुनिया में क्या क्या बदल गया है, फिर उसे उसके हॉस्टल यानी डॉर्म रूम तक ले जाती है ताकि वो अगले दिन स्कूल के लिए रेडी रहे। डोई ये सब प्रोसेस कर ही रहा होता है कि उसे ये जानकर थोड़ा सुकून मिलता है कि उसका बाप जिंदा है, पर उसे ये नहीं पता कि उसकी बहन और माँ सही सलामत है या नहीं। भाई डोई की तो किस्मत ही पलट गई। कल तक जो बुली होता था अब वो दुनिया के आखिरी मर्दों में से एक है। क्या वो अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेगा या कैरन के साथ मिलकर पॉपुलेशन बढ़ाएगा? अगले दिन स्कूल में कैरन डोई का इंट्रोडक्शन एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में करवाती है और भाई अपना लौंडा तो एकदम फैक्ट्री सेटिंग्स पर चला गया। उसे लगा फिर से बुलिंग शुरू हो जाएगी, पर 5 मिनट के अंदर ही जब उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे रियलाइज हुआ कि अब वो सेफ है, क्योंकि जो लोग उसे सताते थे वो या तो गायब है या ऊपर निकल लिए हैं। लेकिन बेचारा थोड़ा फ्लस्टर्ड भी है, क्योंकि जहां भी देखो हर तरफ हॉट लड़कियों का मेला लगा हुआ है, मतलब जन्नत में एंट्री हो गई है। क्लास के बाद कैरन उसे म्यूजिक रूम ले जाती है और डोई के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि यूजू मैम अभी भी वहीं है।
खुशी के मारे यूजू उसे गले लगा लेती है, पर कैरन चुपके से उसे इशारा करती है कि डोई ने इतनी बड़ी बीमारी को हराया है तो उसे कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। जैसे ही कैरन बाहर निकलती है, यूजू डोई से पूछती है कि क्या वो रात को फ्री है, क्योंकि वो उससे अकेले में कुछ खास बात करना चाहती है। भाई सिग्नल्स पकड़ रहे हो? थोड़ी देर बाद डोई मैदान में बैठा हुआ यूजू से उसके कमरे में मिलने के ख्याली पुलाव पका रहा होता है, पर फिर वो इन थॉट्स को झटक देता है क्योंकि उसे लगता है यूजू जैसी मैम को क्लैप करना तो सपने जैसा है। तभी कैरन वहां टपक जाती है और उसका मजाक उड़ाती है कि वो बाकी लड़कियों के साथ खेल क्यों नहीं रहा, तो डोई कहता है कि उसे अकेले बैठना पसंद है, लेकिन कैरन उसकी एक नहीं सुनती और उसे ढेर सारी चिक्स दिखाने लगती है जो शायद उसका टाइप हो। वो उसे हर शेप और साइज की लड़कियां दिखाती है, जैसे मेन्यू कार्ड दिखा रही हो। डोई किसी को नहीं चुनता, तो कैरन वादा करती है कि वो अपनी पूरी जान लगा देगी उसे उसकी पसंद की बंदी दिलाने में। उसी शाम डोई वादे के मुताबिक यूजू से मिलने पहुंचता है, पर जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है उसके होश उड़ जाते हैं। यूजू ने सिर्फ एक हल्की सी नाइट रोब पहनी हुई थी। उसका रिएक्शन देखकर यूजू माफी मांगती है कि उसने इतने कम कपड़े पहने हैं, पर डोई के कानों में तो कुछ जा ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी आंखें तो पूरी तरह यूजू के प्लॉट पर चिपकी हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि यूजू उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, और जैसे ही डोई हिम्मत जुटाकर मानता है कि वो उसे पसंद करता है, यूजू लाइट्स डिम कर देती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद वो सीधा उस पर झपट पड़ती है, धीरे से अपने मिलकर्स फ्लैश करती है और कहती है कि आज की रात वो जो चाहे कर सकता है। ये देखकर डोई ब्रह्मांड के देवताओं से दुआ करता है कि अगर ये सपना है तो उसे कभी मत जगाना, और जब उसे रियलाइज होता है कि ये हकीकत है तो वो यूजू को पिन डाउन करता है और उसे वो सारे 69 वेज दिखाता है जो वो 5 साल से मिस कर रहा था। भाई लौंडा फुल फॉर्म में है। कुछ बेबी ऑयल के डब्बे खाली करने के बाद डोई थकान से चूर होकर ढेर हो जाता है और कैरन जो बाहर खड़ी सब सुन रही थी मुस्कुरा देती है क्योंकि उसका मिशन कामयाब रहा। अगले दिन क्लास में डोई सिर्फ इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसने कैसे यूजू को स्मैश किया, पर वो होश में तब आता है जब उसके बगल में बैठी लड़की नात्सु उससे पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। वो अंदाजा लगाती है कि शायद डोई अपनी किसी पसंदीदा लड़की के बारे में सोच रहा है, पर अपना भाई साफ इनकार कर देता है और झूठ बोलता है कि वो अपने फेवरेट गाने के बारे में सोच रहा है। इत्तेफाक से नात्सु को भी वो गाना पसंद होता है, पर इससे पहले कि नात्सु डोई से बात आगे बढ़ाए, हिरागी नाम की एक दूसरी लड़की आकर उससे चिपकने लगती है, जिससे नात्सु जल भुन जाती है और वहां से निकल लेती है। उस दोपहर जब डोई वॉलीबॉल कोर्ट चेक करने जाता है तो क्लास की एक लड़की रेन उसे इंप्रेस करने के लिए अकीरा से भिड़ जाती है, जो इस खेल में प्रो है। उनकी फेस ऑफ में अकीरा इतने जोर से बॉल मारती है कि रेन गिर जाती है और बॉल सीधा डोई को लगती है और वो जमीन पर ढेर हो जाता है। तुरंत ही सारी लड़कियां डोई को घेर लेती हैं ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, जबकि अकीरा घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगती है और माफी मांगती है। हालांकि डोई उसे कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, पर वो जिद करती है कि वो अपने मिलकर से इसका हर्जाना भरेगी। सनसेट के वक्त डोई के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। फिर यूजू डोई से मिलती है और उसके सर पर चोट देखकर उसे एक फोरहेड किस देती है ताकि उसका दर्द कम हो जाए। इसके बाद वो पूछती है कि क्या उसे कल रात मजा आया। डोई उसे बताता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे बेहतर दिन था और वो ऐसी ढेर सारी रातें चाहता है। ये सुनते ही यूजू के दिमाग का स्विच फ्लिप हो जाता है और उसे होश ही नहीं रहता जब वो अपने कपड़े उतारने लगती है। अब क्योंकि डोई मैन ऑफ कल्चर बन चुका है, वो बिना देरी किए उसका सारा मिल्क पी जाता है और ग्लास खाली करने के बाद उसका केट भी खा लेता है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, इतिहास बन गया। वक्त के साथ साथ डोई यूजू के लिए पागल होने लगता है और जब भी वो मिलते हैं वो उसे क्लैप कर देता है। एक सुबह डोई की आंख यूजू की किस से खुलती है और जब उसे पता चलता है कि आज स्कूल नहीं जाना है तो वो उसे कहता है कि वो नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चाहता है, पर यूजू कुछ और ही सोच रही होती है और कहती है कि उसे और मिल्क चाहिए। तो डोई मान जाता है और उसे तब तक देता रहता है जब तक वो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। अगले दिन कैरन डोई को जबरदस्ती स्विमिंग पूल ले जाती है, ये कहकर कि ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है। थोड़ी देर बाद लड़कियां आपस में रेस लगाने लगती हैं कि सबसे तेज कौन तैरेगा, पर जब अकीरा डोई को पूल में देखती है तो वो उससे पिछले दिन की चोट के लिए फिर से माफी मांगती है। उसकी शेप और कर्व्स देखकर डोई एकदम फ्लस्टर्ड हो जाता है और नजरें चुराकर कहता है कि सब ठीक है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए रेन अकीरा पर झपट पड़ती है और उसके मिलकर्स एक्सपोज कर देती है। ये देखकर डोई दंग रह जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने इतने वक्त से ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। पर वो होश में तब आता है जब गुस्से में अकीरा रेन को पूल में फेंक देती है। बाद में नात्सु डोई के डॉम पर पहुंचती है और जब वो उसे अंदर बुलाता है तो उसे पता चलता है कि नात्सु अब कुछ वक्त तक उसके साथ ही रहेगी। हैरान होकर डोई कैरन को फोन लगाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो कैरन कोई फट्टू सा बहाना बना देती है कि नात्सु के कमरे में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। भाई डोई की लाइफ तो एकदम लॉटरी जैसी निकल गई है। कल का बुली होने वाला आज हैरम किंग बन रहा है।
ये सुनते ही डोई को तुरंत समझ आ जाता है कि कैरन उससे सफेद झूठ बोल रही है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि पूल वाली लड़कियां आपस में इस बात पर कंपटीशन कर रही थी कि उनमें से किसके साथ वो रात बिताएगा। कैरन अपनी चोरी पकड़ी जाने पर मान लेती है और उसे बताती है कि नात्सु एक हफ्ते तक उसके साथ रहेगी और अगले हफ्ते कोई दूसरी हॉट चिक उसके बिस्तर की गर्मी बढ़ाने के लिए तैयार होगी। बेचारा डोई ये सुनकर दंग रह जाता है और प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो तब शांत होता है जब नात्सु उसे बताती है कि वो हमेशा फ्रिज में फंस जाती है। भाई ये अलग ही लेवल की एयरहेड है। अगली सुबह डोई झटके से अपने बिस्तर से उठता है जब उसे एहसास होता है कि नात्सु जग चुकी है, और सच तो ये है कि वो पूरी रात सो ही नहीं पाया था। वो हर हफ्ते लड़कियां बदलने के आइडिया के बारे में सोचता है और उसे लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लगभग हर रात यूजू से मिलने वाला था। स्कूल के लिए तैयारी खत्म करने के बाद वो नोटिस करता है कि नात्सु ने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं, तो वो उसे जल्दी करने को कहता है ताकि उन्हें देरी ना हो जाए। ये सुनकर नात्सु उससे कपड़े बदलने में मदद मांगती है, क्योंकि उसे मेड्स या अपनी रूममेट की मदद के बिना कपड़े बदलने की आदत नहीं है। मतलब फुल ऑन अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी। शॉक्ड होकर डोई उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, पर जब वो काम कर रहा होता है वो बार बार अपने आप को फोकस्ड रहने की नसीहत देता है, क्योंकि नात्सु का प्लॉट एक बेहद ललचाने वाला नजारा था। बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों पर काबू पाने के बाद वो स्कूल में कैरन से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है, पर जब वो अपनी बात खत्म करता है तो कैरन उसे बाथरूम में नात्सु की कपड़े बदलने में मदद करने को कहती है। डोई इतना भयानक शॉक होता है कि उसके मुंह का सारा पानी फुवारे की तरह सीधा कैरन के चेहरे पर निकल जाता है। भाई कैरन का तो फेस वॉश हो गया। कैरन बेचारी सफाई करने के लिए निकल लेती है। उसी दोपहर डोई यूजू को कॉल करता है और नात्सु के बारे में बताता है, पर जब ये एयरहेड लौंडा यूजू के साथ रात बिताने की जिद करता है तो वो साफ मना कर देती है। ये सुनकर डोई को लगता है कि वो उसे अवॉइड कर रही है, पर यूजू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और डोई तुरंत समझ जाता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि वो दूसरी लड़कियों से मिल रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि वो उसे बाकी लड़कियों के साथ घुलने मिलने को कहती है, पर जब डोई जिद करता है कि वो सिर्फ उसे ही पसंद करता है तो यूजू बताती है कि अगर उसने उसे अपने पास गेट कीप किया तो बाकी लड़कियां उससे चिढ़ जाएंगी। कॉल के बाद डोई सोचने लगता है कि क्या वाकई लड़कियां उसे पसंद करती हैं, और रात में वो ये भी सोचता है कि क्या नात्सु भी उसे दिल से चाहती है। जब वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, नात्सु अचानक उस पर झपट पड़ती है और कहती है कि उसे तब तक नींद नहीं आती जब तक बिस्तर में कोई उसके साथ ना हो। भले ही डोई दंग रह जाता है, पर वो उसे अपने साथ सोने की इजाजत दे देता है। बातों बातों में वो राज खोलती है कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से होने वाली थी जो उससे 2 दशक यानी 20 साल बड़ा था, क्योंकि उसके बाप की यही वसीयत थी। पर वायरस आते ही ये सपना तबाह हो गया। डीप डाउन उसे अच्छा लगता है कि ये ग्लोबल पैंडेमिक आई है, और वो डोई से कहती है कि अब वो उसके साथ रह सकती है। वो उसे ये भी बताती है कि उसने डोई को देखते ही उससे प्यार कर लिया था, जबकि डोई उसे कहता है कि उसे भी खुशी है कि दुनिया ऐसी बन गई है। फिर वो उसे किस करता है और नात्सु के सारे प्रोटेक्टिव कवरिंग्स उतार देता है ताकि वो उसका केक खा सके। भाई रोमांस तो अब शुरू हुआ है, पर जैसे ही उसके अंदर का सारा कल्चर आउट ऑफ कंट्रोल होता है वो उसे चादर के नीचे क्लैप कर देता है और अपने शरीर में जमा सारी कर्स्ड एनर्जी उसे दे देता है। लॉन्डे ने तो सिस्टम ही हैंग कर दिया। अगले दिन यूनाइटेड विमेन ऑर्गेनाइजेशन रेटो के ऊपर एक रियलिटी शो एयर करती है, जिसमें उसकी कोल्ड स्लीप से जागने तक की जर्नी दिखाई जाती है। दुनिया भर की 94% औरतें इसे देखती हैं और लगभग सब यही चाहती हैं कि रेटो उन्हें पाउंड टाउन ले जाए, पर रेटो बेचारा सबको मना कर देता है। जल्द ही मीरा उसे बताती है कि माहिरू स्लम एरियाज में बहुत वक्त बिता रही है, और अगर औरतों को पता चल गया कि वो रेटो की बहन है तो मामला बिगड़ सकता है। ये सुनकर रेटो फैसला करता है कि वो माहिरू को समझाएगा, पर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है मीरा किसी बात को लेकर थोड़ी परेशान यानी बॉदर्ड लगती है। दूसरी तरफ डोई बिस्तर में जगता है और नात्सु को अपने मुंह से पानी पिलाता है, जिस पर नात्सु उदास होने लगती है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसे उसका कमरा छोड़ना पड़ेगा। जब रेटो माहिरू से मिलने जा रहा होता है तो रास्ते में उसे हीनो मिलता है और उसे पता चलता है कि वो जल्द ही बाप बनने वाला है। हीनो भरी तो रुक ही नहीं रहे। उसी दोपहर डोई यूजू से मिलता है और उसे बताता है कि वो उदास है क्योंकि वो काफी वक्त से उससे मिल नहीं पाया है। मन ही मन उसे नात्सु के साथ थिंग रखने पर बुरा लग रहा था, पर जैसे ही वो कन्फेस करने वाला होता है यूजू कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो समझती है कि वो स्कूल की सारी लड़कियों का है। शॉक्ड होकर वो इसका मतलब पूछता है, पर यूजू रोने लगती है और वहां से भाग जाती है। इसलिए बाद में डोई कैरन से मिलता है और उसे बताता है कि उसने कोल्ड स्लीप से जागने के बाद काफी अजीब चीजें नोटिस की हैं। पहले उसे बताया गया था कि वो दुनिया का एकमात्र एक्टिव मर्द है, तो अब वो सच पूछता है। भले ही कैरन साफ साफ नहीं बताती कि हीनो और रेटो जैसे नंबर्ड ह्यूमंस और भी हैं, पर उसके रिएक्शन से डोई को इशारा मिल जाता है। डोई पूछता है कि क्या ये स्कूल एक सेटअप है, क्योंकि उसे यकीन है कि यूनाइटेड विमेन ग्रुप उससे ऐसा डेटा निकालना चाहती है जो वायरस से लड़ने में मदद करे। उसे लगता है कि स्कूल की सारी लड़कियों का इस्तेमाल उसकी हवस सेटिस्फाई करने के लिए उनकी मर्जी के खिलाफ किया जा रहा है, और वो गिड़गिड़ा कर कहता है कि उन्हें इस सब से बाहर रखा जाए, लेकिन कैरन उसे बीच में ही टोक देती है
और उसे क्लास में ले जाती है। वहां कैरन राज खोलती है कि ये स्कूल सिर्फ इसीलिए बनाया गया था ताकि डोई जितनी हो सके उतनी लड़कियों को क्लैप करे, ताकि यूनाइटेड विमेन ग्रुप ये जान सके कि क्या उसके सीड में भी इम्यूनिटी होगी। वो फिर बताती है कि किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं हो रही है, क्योंकि वो सब उसे दिल से पसंद करती हैं और उसका सीड पाना चाहती हैं। भाई डोई तो असली इम्यूनिटी किंग निकला। क्या वो इस फैक्ट्री मेड रोमांस को कबूल करेगा? ये सुनते ही डोई के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बात सुनने में एकदम अनबिलीवेबल लगती है। तो कैरन अपनी बात साबित करने के लिए क्लास की सारी लड़कियों को ऑर्डर देती है कि वो अपने प्लॉट्स एक्सपोज करें, ताकि डोई को यकीन हो जाए कि वो मजाक नहीं कर रही। और भाई डोई तो दंग रह गया जब लड़कियों ने बिना झिझक वही किया जो उन्हें कहा गया था। उधर दूसरी तरफ रेइटो की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वायरस की वैक्सीन बनाने में उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसे याद आता है कि मीरा ने उसे रिजल्ट्स दिखाने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है, तो वो अपने इस डील पर दोबारा सोचने लगता है और ऑफिस से निकल जाता है। रास्ते में उसकी टक्कर मारिया नाम की एक बंदी से होती है, और क्योंकि उसके प्लॉट्स पहले से ही आधे एक्सपोज थे, वो शर्म के मारे वहां से भाग खड़ी होती है। पर यह सारा तमाशा रेई नाम की एक और लेडी कोने से देख रही होती है और रेइटो का पीछा यानी स्टॉकिंग शुरू कर देती है। वो रेइटो के पीछे पीछे जाती है और उन लड़कियों को भगा देती है जो रेइटो का ऑटोग्राफ मांग रही थी, ये कहकर कि रेइटो एक जर्क है जो औरतों को सिर्फ एक जरिया समझता है। रेइटो भी सोच ही रहा होता है कि इस लड़की को क्या चुले, तभी मीरा का कॉल आता है और वो उसे अकेले में मिलने को कहती है। थोड़ी देर बाद रेइटो यूनाइटेड वुमेन की जापानीज ब्रांच के डायरेक्टर्स की मीटिंग में धमाके से दाखिल होता है और सीधा सवाल दागता है कि मीरा अब उसकी असिस्टेंट क्यों नहीं रही। जवाब देने के बजाय मैरी, एक डायरेक्टर, रेइटो का इंट्रो मारिया और रेई से करवाती हैं एज हिज न्यू असिस्टेंट्स। वो समझाती हैं कि मारिया एक बायो साइंटिस्ट है जो रिसर्च में मदद करेगी और रेई उसके पब्लिक मैटर्स संभालेगी। ये सुनकर मीरा वहां से जाने का फैसला करती है, जिससे रेइटो भड़क जाता है और पूछता है कि उसे काम से क्यों निकाला जा रहा है। उनमें से एक शूटोहू उसे ताना मारती है कि अगर मीरा इतनी ही पसंद है तो उसे क्लैप कर लो, पर रेइटो चिल्लाकर मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लौंडा असूलों का पक्का है। मीटिंग के बाद रेई सारा इल्जाम रेइटो पर मर देती है कि मीरा की नौकरी उसकी वजह से गई है, क्योंकि रेइटो ने किसी को भी स्मैश करने से मना कर दिया था। वो फैसला करती है कि अब से रेइटो का बाहर निकलना बंद, रिस्ट्रिक्ट है, जब तक वो किसी के साथ बेड गर्म करने के लिए राजी नहीं होता। पर हमारा एयरहेड हीरो सोचता है कि वो उसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है। इसके बाद रेई मीरा से मिलती है, दोनों पुरानी सहेलियां हैं तो बातें होने लगती हैं, पर मीरा बस यही जिद करती है कि रेई रेइटो का अच्छे से ख्याल रखे। ये सुनकर रेई को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि रेइटो औरतों को टूल समझता है, पर मीरा उसे समझाती है कि रेइटो एक बहुत अच्छा इंसान है। बाद में ट्रेन में सफर करते वक्त रेइटो पूछता है कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं, तो मारिया बताती है कि वो लोग केमन सिटी जा रहे हैं वायरस रिसर्च के किसी बड़े खिलाड़ी से मिलने। ये सुनकर रेइटो शॉक्ड हो जाता है और उसके रिएक्शन से मारिया इतनी घबरा जाती है कि अपने ऊपर जूस गिरा लेती है और साफ करने निकल लेती है। जब वो साफ कर रही होती है, रेइटो माफी मांगता है उसे डराने के लिए, और मारिया भी माफी मांगती है ये कहकर कि उसे मर्दों की आदत नहीं है। पर जब रेइटो वायरस के बारे में पूछता है तो वो थोड़ी टॉकेटिव हो जाती है। अरीसा के उस पुराने मैसेज को याद करते हुए रेइटो मारिया से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है ये वायरस मैन मेड है। मारिया इस पर गौर करने लगती है और बताती है कि केमन सिटी वही जगह है जहां वायरस का सबसे पहला शिकार मिला था। कुछ देर बाद रेइटो केमन सिटी पहुंचता है और सफर की थकान मिटाने के लिए हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाता है। पर उसके होश तब उड़ जाते हैं जब बाकी लड़कियां भी वहां लगन ज्वाइन हो जाती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास उतना माल नहीं है जो सबको खुश कर सके, नॉट इनफ स्टफ टू गो अराउंड। नतीजा ये होता है कि वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर आंख ने उसे रोक लेती है और गिड़गिड़ाती है कि वो सब लड़कियों की पीठ रगड़ दे, और बेचारे को हाँ कहना पड़ता है। पहले वो सुई से शुरू करता है और सब ठीक रहता है, क्योंकि वो फ्लैट बोर्ड्स की एम्बेसडर है, समझ रहे हो ना। लेकिन जब आंकने की बारी आती है, वो फ्रीकी औरत उससे मसाज करवाने लगती है, जिससे रेइटो एकदम लाल पीला हो जाता है। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए रेइटो मसाज जारी रखता है, पर जैसे ही गलती से उसकी फिंगरलिंग्स उसके केक में स्लिप होती है, वो पीछे मुड़े बिना वहां से 9-2-11 हो जाता है। भाई की स्पीड तो देखो। अगले दिन रेइटो लड़कियों के साथ हॉस्पिटल जाता है, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से मिलने जिसे वायरस हुआ था। जब वो बुढ़िया उन्हें देखती है तो उसे लगता है कि वो उसके लेट पति के बारे में पूछने आए हैं, पर वो कुछ भी बताने से मना कर देती है, क्योंकि उसके पति की लाश पर मरने के बाद एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उसका गुस्सा देखकर रेइटो पूछता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो मुंह खोले, लेकिन वो कहती है कि वो तो मजाक कर रही थी और सबको बाहर जाने को कह देती है। हैरानी की बात तो ये है कि रात को वो अरीसा को कॉल करती है और बताती है कि रेइटो आया था। अगले दिन रेइटो फिर पहुंच जाता है, भीख मांगता है कि उसे बताए कि उसका पति मरने से पहले क्या कर रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलती, बल्कि वो उसे एडवाइस करती है कि वो किंग नेस्सर बन जाए और सारी लड़कियों को क्लैप करे। पर रेई बीच में बोल पड़ती है कि उसने जागने के बाद से किसी भी औरत का मुआयना तक नहीं किया है। ये सुनकर टानीगुची रेइटो से अकेले में बात करने की मांग करती है, जहां वो पूछती है कि वो इतना सुनहरा मौका क्यों गवा रहा है जिसके लिए दूसरे मर्द मरने को तैयार है। उसे शक होता है कि कहीं रेइटो टेढ़ा यानी बेंड्स डूड्स तो नहीं, पर रेइटो साफ मना कर देता है और जिद करता है कि वो सिर्फ उस लड़की को क्लैप करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है, और तब तक अपना वक्त क्योर ढूंढने में बिताएगा। ये सुनकर वो पुरानी लेडी मुस्कुरा देती है, पर बात खत्म करके दिन को कॉल अ डे कह देती है।
उस शाम रेटो सुई के साथ एक पब्लिक हॉट स्प्रिंग जाता है, पर जब सुई बताती है कि ढेर सारी चिक्स आ रही हैं तो वो डर के मारे सौना में छुपने भागता है। बदकिस्मती देखो, वहां क्लोए नाम की एक बंदी पहले से ही होती है जो उसे धमकी देती है कि अगर उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो चिल्ला चिल्ला कर शहर सर पर उठा लेगी। भाई रेटो तो अब बुरी तरह फंस गया है। भाइयों, तो क्लोई ने रेटो के सामने एक खतरनाक शर्त रख दी है। अगर रेटो सोना की गर्मी नहीं झेल पाया तो उसे वही करना पड़ेगा जो क्लोई कहेगी। रेटो मान तो जाता है और भाई किसी तरह खुद पर कंट्रोल रखता है, भले ही क्लोई का फिगर एकदम सिडनी स्वीनी जैसा बोल्ड और क्यूरियस हो। पर ट्विस्ट तब आता है जब गर्मी की वजह से क्लोई बेहोश हो जाती है और हमारा भोला हीरो उसे अंदर ले जाता है ताकि वो ठीक हो सके। जैसे ही उसे होश आता है, रेटो उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर ये फ्रीकी लड़की जिद करती है कि रेटो उसे अपने मुंह से पानी पिलाए, वरना वो चिल्लाकर पूरे शहर को जगा देगी। अब बेचारे रेटो के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो जैसे ही ये करने वाला होता है तभी अकाने, सुई और रई अंदर दाखिल हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि रेटो यहाँ क्लैपिंग सेशन शुरू करने वाला है और गुस्से में वो वहां से निकल जाती हैं। भाई गलतफहमी का शिकार हो गया अपना लौंडा। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, क्लोई अपने प्लॉट्स एक्सपोज कर देती है और उसे मिल्क ऑफर करती है। बाप रे, इतना टेम्पटेशन। अगले दिन तनीगुची मीरा से अकेले में बात करती है और पूछती है कि क्या वो अरीसा यानी रीसा को जानती है। मीरा बताती है कि वो रेटो की पुरानी दोस्त है और उसे वो पुराना वक्त याद आता है जब उसने अरीसा से बात की थी। पर वो होश में तब आती है जब तनीगुची पूछती है कि रेटो असलियत में कैसा इंसान है। मीरा कहती है कि रेटो सेल्फिश है क्योंकि वो पॉपुलेशन बढ़ाने से मना कर रहा है, पर मन ही मन वो इस बात से इंप्रेस्ड है कि वो इंसानियत के लिए क्यूर ढूंढने के लिए अपनी डिजायर्स पर इतना कड़ी कंट्रोल रख रहा है। बाद में जब रेटो वहां पहुंचता है, तनीगुची पूछती है कि क्या वो कभी बाप बनेगा। रेटो कहता है कि अगर कोई और रास्ता ना बचा तो वो ये जरूर करेगा। तनीगुची पूछती है कि क्या वो इसके लिए अरीसा को भूल जाएगा, पर रेटो साफ कह देता है कि बाकी चिक्स को क्लैप करने से अरीसा के लिए उसके प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो सिर्फ उससे प्यार करता है। सच्चा आशिक ब्रो। ये सुनकर तनीगुची मुस्कुरा देती है और वादा करती है कि वो अपने पति के बारे में सब बताएगी, जिससे रेटो एकदम एक्साइटेड हो जाता है। रात को तनीगुची अरीसा को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी रेटो से मिल लो, वरना ये हॉट चिक्स उसे तुमसे छीन लेंगी। पर अरीसा कहती है कि वो रेटो से हर हाल में प्यार करेगी। कॉल के बाद तनीगुची सोने की कोशिश करती है, पर तभी एक सस्पिशियस बंदा उसके वार्ड में घुसता है और उसे एक डेडली केमिकल का इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह रेटो ये देखकर दंग रह जाता है कि तनीगुची की हालत बेहद नाजुक यानी क्रिटिकल है। एक नर्स उसे एक पोर्ट्रेट देती है और बताती है कि तनीगुची चाहती थी कि ये रेटो के पास रहे। अकाने ये सब देख रही होती है और उसे फाउल प्ले का शक होने लगता है। उसी दोपहर रेटो, सुई और मारिया उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां तनीगुची के पति को इन्फेक्शन के बाद ले जाया गया था। अंदर जाकर रेटो देखता है कि वो जगह एकदम सुनसान अबैंडन पड़ी है और उसे रिसर्च के लिए कोई काम का क्लू नहीं मिलता। इस बीच हीनो के तो मजे चल रहे हैं। वो रीका नाम की एक हॉट बंदी से खाना खा रहा है। उसकी बाकी स्मैशिंग पार्टनर्स जल भुन जाती हैं और बारी बारी से उसे मिल्क पिलाने लगती हैं ताकि उसका ध्यान चुरा सके। हीनो को ये सर्विस पसंद तो आ रही है, पर उन्हीं तीनों लड़कियों के साथ बार बारी रिपीट करके वो अब थोड़ा बोर हो गया है और कुछ नया ट्राई करना चाहता है। भाई की भूख खत्म ही नहीं हो रही। वापस केमन सिटी में अकाने हॉट स्प्रिंग्स में रे से मिलती है और बात करने की कोशिश करती है, पर रे उसे पसंद नहीं करती और वहां से जाने की जिद करती है। तभी अकाने तनीगुची की हालत का जिक्र करती है और बताती है कि उसने मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की हैं और तनीगुची को जहर यानी पॉइजन दिया गया है। ये सुनकर रे निकलने की कोशिश करती है, पर अकाने उसे रोक लेती है और पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। रे कहती है कि उसने डायरेक्टर्स को रेटो की रिपोर्ट सबमिट की थी और वो तब अकेली थी। फिर वो अकाने को ताना मारती है कि वो किसी डायरेक्टर कीरा को लेकर काफी फिक्रमंद है, जिससे अकाने के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन रेटो उस पोर्ट्रेट को चेक करता है जो तनीगुची ने दिया था और नोटिस करता है कि वो अरीसा की स्मार्ट रिंग पर रिएक्ट कर रहा है। जब उसकी गाड़ी एक स्कूल के पास से गुजरती है तो मारिया बताती है कि उसकी छोटी बहन वहीं पढ़ती है। पता चलता है कि ये वही स्कूल है जहां दोई पढ़ता है और कैरन यूजू मैम को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। दोई बेचारा फिर से अकेला होने वाला है। कहीं और हीनो अपनी असिस्टेंट नेने के साथ स्लम्स में निकल जाता है किसी नई चिक की तलाश में जो उसे सेटिस्फाई कर सके। वहां हीनो की नजर माहिरू पर पड़ती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, पर नेने थोड़ी स्केप्टिकल है क्योंकि वो जानती है कि वो रेटो की बहन है। भाई ये तो पंगा हो जाएगा। बाद में रेटो बाथरूम में छुपकर उस पोर्ट्रेट के जरिए एक ऐसे डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाता है जिसमें वायरस बनाने का तरीका लिखा है। रेटो शॉक्ड है कि तनीगुची के पास ये सब कैसे था, पर उसे समझ आता है कि वो पुरानी लेडी इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी। अब रेटो को अपनी ही टीम पर शक होने लगा है कि आखिर किस पर यकीन किया जाए। उसी शाम एक लड़की रिनी नाम की बंदी के साथ जबरदस्ती सिजर्स खेलने की कोशिश करती है, पर रे वहां पहुंचकर उसे टेजर से शॉक दे देती है। रिनी खुशी के मारे रे को किस करती है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। तो भाई रेटो की टीम में आखिर कौन दुश्मन छिपा हुआ है? और जब रे उससे एक फेवर मांगती है, ये कहते हुए कि एक ऐसा काम है जो वो चाहती है कि रे उसके लिए करे, तो वो तुरंत मान जाती है।
भाई इनका अलग ही सीक्रेट मिशन चल रहा है। अगले दिन हमारा राडो बेचारा काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स उसने कल देखे थे उनमें से कुछ फाइल्स डैमेज्ड है और उन्हें ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। वो मन ही मन सोचता है कि काश कोई उसकी मदद के लिए होता और फिर मारिया से पूछता है कि आखिर वायरस की रिसर्च इतनी स्लो क्यों चल रही है। मारिया बताती है कि डायरेक्टर्स उससे काम नहीं करने दे रहे और उनका बहाना यह है कि उन्हें अपनी सारी एनर्जी फूड प्रोडक्शन पर लगानी चाहिए। वो ये भी ऐड करती है कि सारे बड़े रिसर्चर्स तो अमेरिका में यूनाइटेड विमेन वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं और काश उनमें से कुछ वापस आ पाते। तभी वहां नेने टपक जाती है और राडो को बताती है कि हीनो अब माहिरू में इंटरेस्ट ले रहा है और भाई माहिरू ने ये सुन लिया। सुनते ही वो एकदम क्रैश आउट हो जाती है और चिल्लाती है कि हीनो उसका टाइप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया लौंडे को। तो राडो नेने से कहता है कि वो हीनो को मना कर देगा, पर नेने पीछे पड़ जाती है और राडो से कहती है कि वो खुद जाकर हीनो को ये बुरी खबर सुनाए। तो जब राडो हीनो से मिलता है, हीनो उल्टा उसे ही मना लेता है कि वो माहिरू के साथ एक मीटिंग फिक्स करे। भाई हीनो का कन्विंसिंग पावर तो नेक्स्ट लेवल है। कुछ ही मिनट्स बाद नेने किहारा को रिपोर्ट देती है कि माहिरू ने हीनो के साथ मीटिंग करने से मना कर दिया है, पर क्योंकि किहारा डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में बिजी थी, वो नेने को बोलती है कि वो खुद माहिरू वाला मैटर हैंडल करे। इसके बाद किहारा को शहर में हुए एक नए दंगे के बारे में पता चलता है और वो उसे सुलझाने का दिमाग लगाने लगती है। रेई जो सब देख रही थी सजेस्ट करती है कि उन्हें राडो को शहर में खाना बांटने के लिए भेजना चाहिए ताकि लोग उसे देखकर शांत हो जाएं। डायरेक्टर्स को यह आइडिया एकदम फायर लगता है और वो तुरंत मान जाते हैं और किहारा ऑर्डर देती है कि राडो की सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी जाए। उधर राडो बाथरूम में मारिया और अकाने के साथ फंसा हुआ है और पूरी कोशिश कर रहा है कि बिना बाप बने वहां से बाहर निकल जाए। भाई की स्ट्रगल रियल है। तभी अकाने सीधा पॉइंट पर आती है और पूछती है कि क्या उसके पास वायरस के बारे में कोई जानकारी है। राडो का शॉक्ड रिएक्शन देखकर वो उसे वार्न करती है कि वायरस पर रिसर्च करना उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। क्यूरियस होकर राडो पूछता है कि आखिर कौन उस पर हमला करेगा, पर अकाने उसकी बात टाल देती है और बताती है कि ढेर सारे टैलेंटेड रिसर्चर्स हाल ही में गायब हो गए हैं और पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। वो ये राज भी खोलती है कि डायरेक्टर किहारा असलियत में उसकी मम्मी है, पर तभी उसे किसी के बाथरूम की तरफ आने की आहट सुनाई देती है। राडो पर शक न हो इसलिए वो उसे अपने मिल्कर्स में दबाकर उसका दम घोटने लगती है ताकि वो दोनों सस्पिशियस न लगे। जैसे ही दरवाजा खुलता है और अकाने देखती है कि वो रेई है, वो एक्टिंग शुरू कर देती है जैसे राडो उसे क्लैप कर रहा हो। रेई को इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं से पैर पटक कर निकल जाती है। रेई फिर मीरा से मिलने रुकती है और वहां वो मीरा के सामने अपना कन्फेशन करती है, पर बेचारी रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए वो तय करती है कि वो जल्द ही मीरा के दिमाग से राडो का भूत उतार देगी। वक्त गुजरता है और राडो अकाने, सुई और रेई के साथ एक अंडरग्राउंड रिसर्च लैब में दाखिल होता है। पता चलता है कि अकाने काफी वक्त से यहाँ अपनी रिसर्च कर रही थी। वो शेखी बघारती है कि ये लैब अनडिटेक्टेबल है और राडो को समझाती है कि वो डायरेक्टर्स या रेई पर कभी भरोसा ना करे क्योंकि वो सिर्फ नेश पर कब्जा करना चाहती हैं। थोड़ी देर बाद राडो खाना बांटने निकलता है और ढेर सारी लड़कियां उसे देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं, मतलब सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है। लेकिन कुछ औरतें उसे देखकर खुश नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि यूनाइटेड विमेन्स ग्रुप उसका इस्तेमाल शहर को कंट्रोल करने के लिए कर रही है। इस बीच रेई की नजर एक छत पर पड़ती है जहां से एक स्नाइपर राडो को निशाना बना रहा था। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाली होती है, रेनी वहां पहुंच जाती है और स्नाइपर को गोली मार देती है और रेई से माफी मांगती है कि वो उसे जिंदा पकड़ नहीं पाई। वो रेई को तसल्ली देती है कि चिंता मत करो, उसके लोग हर जगह नजर रख रहे हैं। रेनी को थोड़ा शक होता है कि रेई राडो के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों है और वो गेस करती है कि शायद रेई को उससे प्यार हो गया है, पर रेई कहती है कि वो सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि अगर राडो मारा गया तो मीरा बहुत उदास हो जाएगी। अगले दिन जब हीनो माहिरू के साथ डेट पर होता है, रिका उसे घूर कर देखती है और हीनो समझ जाता है कि वो जल रही है। हालांकि वो माहिरू के सामने एक इंटरेस्टिंग गाय बनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन माहिरू उसे रिजेक्ट करके निकल लेती है, जिससे हीनो बेचारा उदास हो जाता है। अगले दिन वो अपना मूड ठीक करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड्स को एक एक करके बांधता है और क्लैप करता है, पर भाई उसका मन फिर भी नहीं भरता। उसका चेहरा देखकर रीना पूछती है कि क्या तुम वाकई माहिरू के पीछे पागल हो, और वो झूठ बोल देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वापस अंडरग्राउंड लैब में रेई को पता चलता है कि उसके सारे दोस्त जो अमेरिका में रिसर्च कर रहे थे उन्हें एक ही हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज दिखाया गया है। ये सुनकर राडो के होश उड़ जाते हैं और उसे रियलाइज होता है कि शायद ये वही हॉस्पिटल है जहां वायरस पहले बनाया गया था। उस रात जब डोई बेड पर लेटा सोच रहा होता है कि आखिर सारी लड़कियां उसके लिए पागल क्यों हैं, नात्सु जाग जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। वो एक क्विक वन चाहती है क्योंकि उसके रूममेट रहने का वक्त अब खत्म होने वाला है। जैसे ही वो उसे किस करना शुरू करती है, डोई पीछे हट जाता है और कहता है कि उसका मूड नहीं है, तो बेचारी नात्सु माफी मांगती है। इसके बाद वो थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर निकलता है, पर कैरन उसे देख लेती है और मजाक में बोलती है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसे स्कूल के बाहर जाना मना है। भाई लौंडा तो कैद हो गया है। अगले दिन स्कूल में कैरन सारी लड़कियों से एक बॉक्स में से पर्ची निकालने को कहती है। वो समझाती है कि जो भी लकी गर्ल होगी उसे अगला पूरा हफ्ता डोई के साथ बिताने का मौका मिलेगा। भाई कैरन तो फुल कॉन्फिडेंस में है। सबसे पहले रेन ट्राई करती है, पर उसका लक खराब निकलता है। उसके बाद हिरागी की बारी आती है, पर वो भी फ्लॉप हो जाती है। डोई ये सब दूर से देख रहा होता है और सोचता है कि भाई ये क्या हो गया। कहाँ वो एक बेचारा बुली होने वाला लड़का था और कहाँ अब वो एक ऐसा जिगा चैट बन गया है जिसके लिए लड़कियां आपस में लड़ रही हैं कि रात को डैडी किसे कहना है। जब यानागी नाम की एक लड़की ये कॉन्टेस्ट जीत जाती है तो डोई के होश उड़ जाते हैं। उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सैसी और नखरे वाली टाइप है।
जब वो बाथरूम में थोड़ा रिलैक्स करने जाता है तो यनागी वहां घुस आती है और क्विक वन के लिए उस पर दौड़े डालने लगती है। पर जैसे ही वो दीवार से लगता है उसे अपने पुराने बुलिंग वाले दिन याद आ जाते हैं और वो घबराकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वो एक टीचर के ऑफिस में रुकता है। ये वही जगह है जहां वो बुली होने के बाद अक्सर शांति ढूंढने जाता था। वहां का जायजा लेते वक्त हिरागी अंदर आती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये ऑफिस डोई का सेफ स्पॉट है। इससे पहले उसने डोई की बॉडी पर चोट के निशान देखे थे और उसे रियलाइज हुआ था कि उसका मजाक उड़ाया जाता था, तो वो अपने प्लॉट्स एक्सपोज कर देती है, ये दिखाने के लिए कि उसका भी बुरा पास्ट रहा है और उसे भी बुली किया गया था। ये सुनकर डोई दंग रह जाता है, पर वो उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगता है क्योंकि दोनों का संघर्ष एक जैसा था। क्यूरियोसिटी में हिरागी उसके निशान देखने की मांग करती है और जब डोई दिखाता है तो वो उसे किस करती है और उसे अपने प्लॉट्स फॉन्डल करने की इजाजत दे देती है। बीच रास्ते में डोई उसके पुराने जख्मों को किस करता है ताकि उसे अच्छा फील हो, और भाई बात वहां से केक खाने तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते एक कमाल का क्लैपिंग सेशन शुरू हो जाता है। 2 राउंड्स के बाद डोई डिसाइड करता है कि वो हिरागी के साथ बाकी का काम अपने डॉर्म रूम में पूरा करेगा, पर जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि यनागी पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। डोई को हिरागी के साथ देखकर यनागी एकदम भड़क जाती है। वो डोई को याद दिलाती है कि कॉन्टेस्ट उसने जीता है और वो हिरागी के साथ सॉसेज शेयर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हिरागी बहस करती है कि ये डोई का फैसला है कि वो किसे चाहता है, पर उसके रिएक्शन से साफ पता चल जाता है कि डोई ने उसे पहले ही स्मैश कर दिया है। जैसे ही यनागी को ये समझ आता है वो भी अपने प्लॉट्स एक्सपोज कर देती है और डोई से गो करने को कहती है, पर इससे दोनों लड़कियों के बीच गेट कीपिंग को लेकर बहस छिड़ जाती है। ये देखकर डोई शॉक्ड हो जाता है और हैरानी में अपने कमरे से भाग निकलता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि 2 हॉट चिक्स उसके लिए ऐसे लड़ेंगी। बाहर निकलकर वो यूजू को कॉल करता है, पर जब वो फोन नहीं उठाती तो वो सोचने लगता है कि कहीं वो उसे अवॉइड तो नहीं कर रही क्योंकि वो दूसरी लड़कियों को स्मैश कर रहा है। तभी अकीरा वहां टपक जाती है और उसके साथ बैठकर पूछती है कि क्या यनागी के साथ रूममेट बनकर मजा आ रहा है। डोई उसे साफ कह देता है कि उसका यनागी के साथ कोई वाइब नहीं है। इसके बाद गलती से डोई की नजर अकीरा के गर्मा गर्म प्लॉट्स पर पड़ती है क्योंकि वो अभी अभी जॉगिंग करके आई थी, पर जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ती है वो नजरें चुरा लेता है। जब वो उसकी पुरानी चोट के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोल देता है कि अभी भी दर्द हो रहा है। अकीरा फिर से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसकी कमी पूरी करने के लिए कुछ भी करेगी। अब क्योंकि डोई एक मैन ऑफ कल्चर है, वो उससे उसके मिल्कस दिखाने को कहता है और वो बिना किसी झिझक के ऐसा कर देती है। डोई तो एकदम शॉक हो गया। जैसे ही वो महसूस करता है कि वो कितने सॉफ्ट और बाउंसी हैं, उसे थोड़ा बुरा लगने लगता है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए वो अकीरा को बीच रास्ते पर एज पर छोड़कर भाग जाता है। अगले दिन वो अकीरा से मिलकर कल रात की हरकत के लिए माफी मांगने का सोचता है, पर अकीरा कहती है कि अगर माफी चाहिए तो क्लीनिंग में उसकी मदद करो। डोई मान जाता है, पर उसका दिमाग तब घूम जाता है जब अकीरा दरवाजा लॉक करके सीधा उस पर झपट पड़ती है। वो उसे स्मैश करने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है क्योंकि कल रात से उसे डोई के ही वेट ड्रीम्स आ रहे हैं। इधर दरवाजे के पीछे खड़ी नात्सु ये सब सुन लेती है और डोई को खोने के गम में उदास हो जाती है। अकीरा डोई से माफी मांगती है कि उसने उसका फायदा उठाया, पर डोई कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शाम वो यनागी के साथ रात बिताने से मना कर देता है और उसे पैकिंग करवाकर भेज देता है ताकि वो अकेले सुकून की नींद सो सके। लेकिन कैरन कहाँ मानने वाली थी। वो डिसाइड करती है कि वो हर दिन एक नई लड़की असाइन करेगी जो डोई को ग्रेजुएशन तक सेटिस्फाई करेगी। वो पहली कैंडिडेट के रूप में यनागी को ही चुनती है और बताती है कि उसे डोई को मॉर्निंग किस देनी होगी। ये सुनकर डोई दंग रह जाता है क्योंकि उसे पब्लिक में फ्रीकी होना पसंद नहीं है। तो कैरन सारी लड़कियों का मुंह दूसरी तरफ करवा देती है ताकि वो शांति से यनागी को किस कर सके। जैसे ही डोई उसे किस करता है उसे रियलाइज होता है कि कुछ थिक और हार्ड हो रहा है, तो वो वहां से भागने का ऑप्शन चुनता है, पर स्लिप होकर खुद को चोट लगा लेता है। ये देखकर कैरन उसे जबरदस्ती नर्स के पास भेजती है जो उसका चेकअप करने में काफी वक्त लेती है। जब काम खत्म होता है तो डोई को लगता है कि बेड उसके लिए काफी बड़ा है, पर तभी कैरन वहां नात्सु, हिरागी और अकीरा को लेकर पहुंचती है क्योंकि वो जानती है कि डोई स्टार्विंग है, मतलब लौंडा भूखा है। जैसे ही कैरन जाती है, नात्सु सोचती है कि वो डोई का मूड कैसे ठीक करेगी, तो हिरागी रास्ता दिखाती है और उसकी चोट पर किस करने लगती है। वो एहसास इतना यूफोरिक होता है कि डोई खुशी के मारे जोर जोर से हैप्पी साउंड्स निकालने लगता है, पर लड़कियां उसे आवाज कम करने को कहती है क्योंकि अभी तो उन्होंने कुछ शुरू भी नहीं किया था। इसके बाद वो बारी बारी से डोई का मिल्क पीती है, जिससे बात एक 4-वे क्लैपिंग सेशन तक पहुंच जाती है। तो भाई डोई की हीलिंग तो बहुत ही स्पाइसी तरीके से हो रही है। क्या वो ग्रेजुएशन तक इन सब के साथ टिक पाएगा? उधर करेन स्क्रीन पर सब कुछ बड़े मजे से देख रही है और होशिना नाम की एक दूसरी लड़की से गुफ्तगू कर रही है। अगले दिन रेन एक केमिकल पर काम करती है ताकि डोई उसके प्यार में पागल हो जाए, पर बेचारी डर के मारे छुप जाती है जब डोई अंदर दाखिल होता है। वो बातों बातों में डोई के साथ पूरा हफ्ता बिताने के हिंट्स देने लगती है, तो डोई थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि आखिर उसे डोई में ऐसा क्या पसंद है।
रेन उसे बताती है कि वो उसे इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो बहुत केयरिंग है। डोई उसकी इस बात की तारीफ तो करता है पर उसे स्मैश करने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो एकदम डेड फ्लैट है। भाई ने तो बॉडी शेमिंग ही कर दी। ये सुनकर रेन उसे कहती है कि भले ही वो फ्लैट है पर उसकी पर्सनालिटी बहुत थिक है, लेकिन डोई ये सौदा खरीदने को तैयार नहीं होता। नतीजा ये होता है कि वो रोते हुए भाग जाती है और वादा करती है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो एकदम बाउंसी बनकर आएगी। उसी शाम करेन डोई से मिलती है और यूजू मैम का एक झूठा मैसेज देती है कि उनका ट्रांसफर हो गया है फैमिली रीजंस की वजह से। ये सुनकर डोई का खून खौल जाता है और गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब करेन कहती है कि वो यूजू से 1 साल तक नहीं मिल पाएगा। वो करेन पर चिल्लाता है कि यूजू को वापस लाओ और उसे याद दिलाता है कि करेन ने वादा किया था कि वो उसे वो हर लड़की देगी जो उसे पसंद है, पर करेन साफ नो बोल देती है। वो डोई का मुंह ठीक करने के लिए ढेर सारी चिक्स ऑफर करती है पर डोई जिद पर अड़ा रहता है कि वो अकेले सोएगा। लेकिन अगले दिन एक और रैंडम लड़की को गर्ल ऑफ द डे चुना जाता है और इस बार डोई बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने उसे किस करता है और रात को उसे स्मैश भी कर देता है। लौंडा अब ट्रैक पर आ रहा है। अगले दिन डोई तब शॉक्ड हो जाता है जब करेन होशिना का इंट्रो एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में करवाती है क्योंकि वो उसकी पुरानी क्लासमेट थी। पुराने दिनों में होशिना स्कूल की सबसे हॉटेस्ट चिक थी और हर लौंडा उसका चेयर बनना चाहता था जिस पर वो बैठ सके। डोई को ये सब देखकर बहुत चिढ़ होती थी। एक बार जब तकामत्सु डोई को पंचिंग बैग बनाकर धो रहा था तो होशिना वहां बैठकर बड़े मजे से लंच खा रही थी जैसे कोई मूवी देख रही हो। भाई क्या कोल्ड हार्टेड बंदी है। डोई को स्कूल में ये सब याद आता है पर तभी होशिना उसके पास आती है और मदद मांगने लगती है। पहले तो डोई उससे पूछता है कि क्या उसे स्कूल के नए रूल्स के बारे में बताया गया है और जब वो हाँ कहती है तो डोई मजाक में कहता है ठीक है फिर कपड़े उतारो स्ट्रिप। उसका रिएक्शन देखकर डोई वहां से निकल लेता है ये बोलते हुए कि जिसने पास्ट में उसका मजाक उड़ाया हो वो उसकी मदद कभी नहीं करेगा। तो उस दोपहर होशिना नत्सु और हिरागी से मिलती है ये जानने के लिए कि डोई को क्या पसंद है, पर नत्सु उसे मिडिल फिंगर दिखा देती है और कहती है कि वो उसे अपनी क्लासमेट नहीं मानती क्योंकि वो स्कूल के हिसाब से बहुत ओल्ड हो चुकी है। भाई एज शेमिंग का बदला। इसके बाद होशिना अकीरा से मिलती है पर अकीरा भी उसे वही कोल्ड ट्रीटमेंट देती है और वहां से निकल लेती है। क्लास में डोई सोचता है कि आखिर होशिना वापस क्यों आई है तो करेन बताती है कि वो एक एंटरटेनर बनना चाहती है। करेन समझाती है कि क्योंकि मर्दों की कमी है इसलिए होशिना के लिए एंटरटेनर बनना मुश्किल है, पर अगर डोई उसे स्मैश करके अपनी कलेक्शन में ऐड कर ले तो यूनाइटेड विमेन ग्रुप उसके साथ काम करने को तैयार हो जाएगी। ये सुनकर डोई कहता है कि उसका होशिना को स्मैश करने का कोई मूड नहीं है और वो भी उसे नहीं चाहती, पर करेन कहती है कि एक मौका तो देकर देखो। तो अगले दिन होशिना बिना स्कर्ट के क्लास में आ जाती है। पता चलता है कि करेन नहीं उसे ऐसा करने को कहा था ताकि डोई का ध्यान उस पर जाए। अगले दिन वो बिना स्कर्ट और बिना शर्ट के पहुंच जाती है। टू मच कवरेज इशू या क्या? तो डोई को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे किस कर लेता है। किस के बाद वो उसे स्कूल की छत पर मिलने को कहता है, पर जब वो वहां पहुंचती है उसे रियलाइज होता है कि डोई उसे 3 दूसरी लड़कियों के सामने स्मैश करना चाहता है। शर्म के मारे वो गिड़गिड़ाती है कि उसे उसके कमरे में क्लैप किया जाए, पर जब डोई उसे याद दिलाता है कि उसका करियर दांव पर है तो वो तैयार हो जाती है। शुरुआत के 2 सेकंड में ही डोई का एहसास होता है कि उसका वी कार्ड अभी भी इंटैक्ट है, वर्जिन है भाई। और भले ही वो शॉक्ड होता है पर वो वादा करता है कि वो जेंटल रहेगा। उसे क्लैपिंग देने के बाद डोई करेन से कहता है कि ये स्कूल तो वाकई अमेजिंग है। तो करेन कहती है कि अगर वो चाहे तो और भी क्रेजी हो सकता है। जब करेन उसे छेड़ती है कि वो बहुत बड़ा जेंटलमैन है तो डोई उल्टा उससे ही पूछ लेता है कि क्या मैं तुम्हें स्मैश कर सकता हूँ, और वो हाँ कह देती है। लेकिन डोई उसे हार्ड पास देता है और कहती है कि वो एक खास लड़की एरिका को स्कूल लेकर आए, और वो मान जाती है। अगले दिन डोई अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त बिता रहा होता है स्कूल की सारी लड़कियों को मेजर करते हुए। नर्स उसे देखकर मुस्कुरा रही है क्योंकि ये डोई के लिए वाइल्ड होने का सुनहरा मौका है। वो डोई के आराम करने के लिए बिस्तर लगाने के लिए नीचे झुकती है और जब डोई उसे देखता है तो वो थूक निकलता है क्योंकि वो जानता है कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। कुछ दिनों बाद करेन डोई को बताती है कि उसका पैकेज आ गया है और पता चलता है कि वो एरिका है, तकामत्सु की गर्लफ्रेंड। एरिका उसे देखकर दंग रह जाती है और उस पर चिल्लाने की कोशिश करती है, पर करेन उसे एक ऐसी नजर दिखाती है कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। जैसे ही करेन जाती है डोई एरिका को एक बार फिर देखता है और उसे वो दिन याद आता है जब तकामत्सु ने अपना ब्लैडर उस पर खाली किया था। तो बदला लेने के लिए डोई एरिका पर पानी से भरी बाल्टी उलट देता है। इससे एरिका भड़क जाती है, पर जैसे ही वो आपा खोने लगती है डोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, बेटा तेरा गेम ओवर। जब वो देखती है कि डोई सीरियस है तो वो अपनी जबान काटकर मरने की धमकी देती है, पर डोई कहता है कि उसे क्लैप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो उसे घसीट कर ले जाता है और कहता है कि वो उन सारे निशानों को स्लर्प करे जो उसके बॉयफ्रेंड ने डोई को दिए थे। कोई रास्ता ना देखकर एरिका उन्हें चाटने लगती है और डोई के चेहरे पर एक शैतानी डायबॉलिकल संतुष्टि वाली हंसी आ जाती है। इस बीच करेन डायरेक्टर मैरी को कॉल लगाती है और उसे डोई के इस नए स्मैशिंग स्प्री के बारे में अपडेट देती है। फिर वो यूजू के बारे में पूछती है जो प्रेग्नेंट है, और मैरी उससे बताती है कि यूजू एकदम मजे में है।
मैरी फिर कैरन से कहती है कि वो उन लड़कियों को उसके पास भेजना जारी रखे जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, पर कैरन जिद करती है कि स्कूल के पास ही एक रिसर्च लैब होनी चाहिए। ये सुनकर मैरी उसे समझाती है कि नए लैब्स बनाना मुश्किल है क्योंकि यूनाइटेड विमेन हेडक्वार्टर्स को इसकी भनक लग सकती है। वो जिक्र करती है कि उसके सुपीरियर्स ने जापान में उनके कांड कास यानी अफेयर्स की जांच करने के लिए किसी को भेजा है और उसे लगता है कि उन्हें पता चल चुका है कि रेटो के अलावा और भी एक्टिव मर्द मौजूद हैं। ये सुनने के बाद कैरन इशारा करती है कि शायद कोई स्निच है यानी खबरी, और डायरेक्टर होप की तरफ उंगली उठाती है क्योंकि वो पहले यूनाइटेड विमेन हेडक्वार्टर्स में काम करती थी। भाई, इंटरनल पॉलिटिक्स तो देखो। अगले दिन डोई क्लास में एक रैंडम लड़की के साथ मेकआउट करता है जिसे देखकर बाकी लड़कियां जल भुनकर राख हो जाती हैं। असल में कैरन ने नोटिस किया था कि लड़कियां अब पहले जितनी थर्स्टी नहीं रहीं, इसीलिए उसने उन्हें लालच दिया कि जो भी डोई की पहली या दूसरी पत्नी बनने में कामयाब होगी उसे इटर्नल प्रिविलेजेस यानी हमेशा के लिए खास हक मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने ये सुना, हर लड़की डोई को पटाने के लिए बेताब हो गई, पर फिलहाल वो इस बात से पिस्ट है कि एक ऐसी वैसी रैंडम लड़की उसका सारा टेंशन ले रही है। उसी दोपहर डोई लड़कियों के साथ स्विमिंग के लिए जाने से मना कर देता है क्योंकि वो थोड़ा थका हुआ है। तो हिरागी, रेन और यनागी के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन उसे बेहतर फील करवाएगा। जैसे ही उनकी रेस शुरू होती है, नात्सु डोई को एक तरफ खींच लेती है और उसके स्विम सूट के नीचे वाले हिस्से को काटने लगती है। लौंडा तो एकदम शॉक, वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, तो नात्सु उसे अकीरा के टाइट स्विम सूट में घसने को कहती है ताकि दूसरी लड़कियां उसे देख ना सके। कुछ मिनट बाद यनागी और बाकी लड़कियां अपनी रेस पूरी करती हैं, पर जब उन्हें डोई कहीं नहीं दिखता तो वो पूल एरिया छोड़कर चली जाती हैं, ये सोचकर कि वो शायद क्लास में चला गया होगा। इसके बाद डोई पानी से बाहर निकलता है, पर वो अकीरा और नात्सु के साथ वहां फंस जाता है जो चाहती हैं कि डोई उन्हें उनकी इस हरकत के लिए सजा दे। उनके प्लॉट्स देखकर डोई अपनी दुनियावी ख्वाहिशों के आगे घुटने टेक देता है और उन दोनों को पानी के अंदर ही क्लैप कर देता है। पर भाई, काम खत्म होने के बाद भी नात्सु मोर की भीख मांगती है, तो डोई उसे विप करता है और तब तक स्मैश करता है जब तक वो पूरी तरह ढेर नहीं हो जाती। उस दिन के बाद स्कूल में और भी लड़कियां उसके लिए पागल होने लगती हैं, तो वो अपनी सबसे वाइल्ड फैंटेसीज पूरी करने के लिए एक क्लैपिंग स्प्री पर निकल पड़ता है। एक दिन वो एक बदकिस्मत लड़की को अपने डॉम में इनवाइट करता है जो एरिका को कुत्ते की तरह जंजीरों में बंधा देखकर दंग रह जाती है। डोई उस लड़की से कहता है कि चिंता मत करो और फिर एरिका से पूछता है कि क्या ताकामात्सु वायरस से मरा गया। पर जब वो कहती है कि उसे नहीं पता, तो डोई कहता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ताकामात्सु जिंदा है या मुर्दा, और ये बात एरिका को बहुत मिर्ची लगती है। वो आपा खो देती है और पूछती है कि वो अभी भी 5 साल पुरानी बात पर इतना गुस्सा क्यों है। तो डोई उसका मुंह बंद करवा देता है और कहता है कि बुलिंग उसके लिए आज भी कल की बात लगती है। फिर वो दूसरी लड़की को बेड पर फेंकता है और एरिका के सामने ही उसे क्लैप कर देता है। रिवेंज लेवल 100। उसी रात डोई की आंख खुलती है और वो देखता है कि एरिका को नींद नहीं आ रही, तो उसे रियलाइज होता है कि वो एक एडिक्ट है और उसे ड्रग्स चाहिए। वो उसे दवा देने का फैसला करता है, पर वो टैबलेट अपनी जबान पर रखता है और उसे फेच करने को कहता है। बिल्कुल ही जानवर वाला ट्रीटमेंट। जब वो तड़पते हुए उसकी तरफ क्रॉल करती है तो डोई उसे पकड़ता है और वो दवा उसके मुंह में किस करके डाल देता है और उसे छोड़ देता है। अगले दिन रेटो रे, अकाने और सुई के साथ ट्रेन में निकल पड़ता है उस हॉस्पिटल की तरफ जहां से वायरस शुरू हुआ था। इस बीच क्लोई पोप के सामने अपनी इन्वेस्टिगेशन का खुलासा करती है और बताती है कि जापानीज यूनाइटेड विमेन ब्रांच दुनिया से दूसरे मर्दों को गेट कीप कर रही है यानी छुपा रही है। जापानीज यूनाइटेड विमेन ब्रांच एक मीटिंग करती है जहां वो पीस कीपिंग एक्टिविटीज ब्यूरो की एक नई ऑफिशियल मैन्सफील्ड के बारे में चर्चा करती है, क्योंकि वो जानती है कि वो ब्यूरो कितना काबिल है। डायरेक्टर्स को शक होता है कि कहीं मैन्सफील्ड जापान में आइजा नामी को ढूंढने तो नहीं आ रही, पर वो इस बात को टाल देती हैं ये सोचकर कि मामला शायद और भी गहरा है। उन्हें पता चलता है कि मैन्सफील्ड कोई आम मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो अपनी ग्लेजिंग स्किल्स की वजह से बहुत जल्दी प्रमोट हुई हैं, इसीलिए उन्हें उससे पंगा लेने से बचना चाहिए। फिर वो होप से उनके प्लान को फॉलो करने को कहती हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा नंबर्स यानी मर्द हैं, इसीलिए इनिशिएटिव उनके हाथ में है। एक सुबह डोई हिकारू को चुनता है जो उसके सेबर को शांत करेगी और उसे किस करता है, पर वो उसे मना कर देती है ये कहकर कि उसका टाइम ऑफ द मंथ है यानी पीरियड्स। वो पीछे हट जाता है, पर कैरन रात को हिकारू को शक की नजर से देखती है। मैरी कैरन को कॉल करती है और बताती है कि वर्ल्ड हीट मैसेंजर अगले दिन आ रही है। मैरी कॉल काट देती है ये जानकर कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। इस बीच हिकारू बाहर अपने किटी यानी समझ रहे हो ना के साथ खेल रही होती है और उसे मारिसा का कॉल आता है जो उससे माफी मांगती है कि उसे अंडरकवर बनकर स्कूल में घुसने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े। वो हिकारू को बताती है कि जैसे ही वर्ल्ड हीट मैसेंजर आएगी वो अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ेंगे। उस दौरान डोई लड़कियों के डॉर्म के बाथ में नात्सु के सील्स उतार देता है और वो नोट करती है कि डोई अब पहले से काफी इंप्रूव हो गया है, क्योंकि पहली बार तो वो पत्ते की तरह यानी शुक लाइक अ लीफ कांप रहा था। वो उसे अंदर ले जाती है और डोई देखता है कि हिरागी और टूटू पहले से ही उसका इंतजार कर रही हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एकदम रेडी।
वहां वो तीनों उसकी बॉडी को वॉश करती हैं और इंश्योर करती हैं कि उसके अनशीथ लॉन्ग स्वॉर्ड यानी खुली तलवार का अच्छे से ख्याल रखा जाए। हिरागी, जो पूल वाली मस्ती में शामिल नहीं थी, वहां आती है और कहती है कि वो उसकी कमी पूरी करे ताकि वो उसके टाइगर को टेम कर सके, जबकि बाकी लड़कियां खुशी खुशी अपनी बारी का इंतजार करती हैं। लड़कियों को बैगिंग करने के बाद यानी काम खत्म करके वो गर्म पानी में रिलैक्स करते हैं और डोई नोट करता है कि वो वही जिंदगी जी रहा है जो आप सब जीना चाहते हो, भाई, फुल रोस्टिंग। अचानक यनागी उन्हें ज्वाइन करने आती है, पर हराजी उसे अपने मास्टर से दूर रखने की कोशिश करती है, गेट कीपिंग, ये कहकर कि वो किसी दूसरे ग्रुप की है। यनागी तुरंत मना करती है और बताती है कि कैसे स्विमिंग रेस के वक्त उन्होंने उसे जिंजर कहकर चिढ़ाया था। जब डॉय को रियलाइज होता है कि उनके साथ प्रैंक हुआ है, वो यनागी को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता है और उसे अपना बीफी सॉसेज गिफ्ट कर देता है। यनागी का निचला होठ बड़े मजे से उसका स्वाद लेता है और वो उसे तब तक गले लगाए रखती है जब तक वो पूरी तरह ढेर यानी गिव आउट नहीं हो जाती। अगले दिन डॉय अपनी सारी फैंटेसीज खुलकर जी रहा होता है और उसे एहसास होता है कि औरतों को लेकर उसके अंदर की सारी रिस्ट्रेंट्स यानी रुकावटें अब टूट चुकी हैं। इस बीच रेटो और उसकी टीम केमन सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें शक है कि वायरस का सोर्स यही है। अकाने रेटो से पूछती है कि वो मीरा के बारे में क्या सोचता है, और भाई अपना रेटो इतना ज्यादा हकलाता है जितना तुम लोग किसी बैडी को रिज करने की कोशिश में भी नहीं हकलाते। उसका ये वर्जिन एनर्जी वाला रिएक्शन देखकर अकाने समझ जाती है कि लौंडा अभी तक पवित्र है। वो उसे छेड़ती है कि बेटा, चैड बनने का मास्क मत पहनो जब तुम्हें पता ही नहीं कि काम कैसे किया जाता है। वो उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल को चेक करते हैं और उन्हें एक बड़ा सा वेंट दिखता है जो इतना बड़ा है कि वो उसमें रेंग कर जा सके। इसी दौरान पोप जापान पहुंचती है, जहां किहारा और बाकी डायरेक्टर्स उसका स्वागत मैन्सफील्ड समझकर करते हैं, पर वो उन्हें करेक्ट करती है और बताती है कि वो सिर्फ मैन्सफील्ड की एड यानी सहायक है। उधर रेटो और उसके साथी वेंट के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। वहां रेटो को मीरा के प्लॉट आर्मर का एकदम प्रीमियम व्यू मिलता है, समझ रहे हो ना, और नतीजा ये होता है कि उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा एक रोशन कमरे में जा गिरते हैं। वहां उन्हें होप मिलती है और मीरा पूछती है कि क्या बाकी रिसर्चर्स को यहीं लॉक किया गया है। होप बड़ी घमंड से कहती है कि वो यहां से जिंदा नहीं निकलेंगे और अपने ऑफिसर्स का इंतजार करती है ताकि वो उन्हें शूट कर सके। पर रेटो की स्क्वाड तब हैरान रह जाती है जब सोल्जर्स आकर उल्टा होप और उसके असिस्टेंट्स का ही गेम ओवर कर देते हैं। तब क्लोए सामने आती है और अपना पूरा नाम बताती है, क्लोए मैन्सफील्ड, पीस कीपिंग ब्यूरो की हेड। जैसे ही वो अपनी इन्फिल्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन की लंबी चौड़ी बातें यानी वैफल्स शुरू करती है, एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। वो बताती है कि पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगे हैं और उन्हें तुरंत भागना होगा। वो जल्दी से बिल्डिंग से निकलते हैं और उसके चॉपर में एस्केप कर लेते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं, हॉस्पिटल धुएं में उड़ जाता है और वो अफसोस करते हैं कि वो वायरस का सोर्स ढूंढने के कितने करीब थे। अगले दिन डॉय लड़कियों के साथ एक एक करके बारी लेने वाला प्रोसेस स्किप कर देता है और डिसाइड करता है कि वो एक साथ 4 लड़कियों से भिड़ेगा। वो इसे अपनी जन्नत कहता है और कसम खाता है कि वो इसके हर एक सेकंड का मजा लेगा। कैरन उसे फुल फॉर्म में देखकर दंग रह जाती है। उसी रात वो होशिना से पूछताछ करती है, जो स्कूल से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी। कैरन वादा करती है कि जब डॉय अपनी सारी डिजायर्स पूरी कर लेगा, मैक्स आउट कर लेगा, तभी वो उसे जाने देगी। जब उनकी बहस चल रही होती है, तभी एक धमाका सुनाई देता है। इस बीच क्लोए रेटो से बात करती है और बताती है कि उसने अब तक क्या ढूंढा है और कैसे यूनाइटेड विमेन की जापान ब्रांच एक नंबर की शेडी और घटिया है। उसी वक्त पोप डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है, जहां वो डायरेक्टर होप को धोखा देने की कोशिश करती हैं, जिसे क्लोए पहले ही टेक आउट कर चुकी है। पोप बताती है कि उसे किहारा के ऑर्डर्स और क्लोए की सारी फाइंडिंग्स के बारे में पता है, जो उन्होंने दूसरे इम्यून मर्दों पर की है। बोर्ड के होश उड़ जाते हैं कि इसे इतना सब कैसे पता है। किहारा तुरंत पोप को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है, पर अचानक वहां के ऑफिसर्स डायरेक्टर्स पर ही बंदूक तान देते हैं और बताते हैं कि वो अमेरिका के हेडक्वार्टर्स के लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, शुडोहो अपना असली चेहरा दिखाती है और बाकी डायरेक्टर्स को एहसास होता है कि वही वो मोल थी जो हेडक्वार्टर्स को सारी इन्फो दे रही थी। पोप उन्हें ढेर सारे चार्जेस के साथ अरेस्ट कर लेती है। हेलीकॉप्टर पर क्लोए रेटो को बताती है कि कैसे जापान ब्रांच ही उसकी रिसर्च को सैबोटाज कर रही थी। वो उसे दुनिया भर में हुए टेररिज्म के बारे में भी बताती है, जो किहारा के अनाउंसमेंट के बाद शुरू हुआ। वो उसे इरिसा यानी अरिसा की फोटो दिखाती है और बताती है कि अब वो यूनाइटेड विमेन के दुश्मन ग्रुप के साथ मिल गई है। तभी एक और धमाका सुनाई देता है, जो एक स्कूल से आ रहा था। क्लोए बताती है कि उसे रिपोर्ट मिली है कि उस स्कूल में रेटो जैसा ही एक और लड़का है जिसे टेररिस्ट्स ने किडनैप कर लिया है। उसी रात डॉय एक सपना देखता है जिसमें यूजू उसके लोली का लुत्फ उठा रही है, पर उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। कैरन उसे जिंदा देखकर एक्साइटेड हो जाती है और बताती है कि टेररिस्ट्स ने स्कूल पर हमला करके उसे ले जाने की कोशिश की थी। अचानक उसकी सारी लड़कियां वहां आ जाती हैं और उसे सही सलामत देखकर उस पर टूट पड़ती हैं। कुछ मिनटों बाद कैरन उसे बाहर ले जाकर दिखाती है कि फेंस एकदम वेल प्रोटेक्टेड है, तो टेररिस्ट्स अब नहीं आ पाएंगे।
हालांकि स्कूल में भी सिक्योरिटी थी, पर टेररिस्ट्स इसलिए अंदर घुस पाए क्योंकि उनका एक स्पाई यानी जासूस अंदर ही बैठा था। तो भैया डॉय की पैराडाइज तो खतरे में पड़ गई है। फिर कैरन उससे पूछती है कि उसने एरिका को क्यों बचाया, जबकि उसे लगा था कि डोई उससे नफरत करता है। डोई थोड़ा कूल बनते हुए कहता है कि भाई ये तो बस रिफ्लेक्स था, दिमाग ने नहीं शरीर ने काम किया। कैरन उससे एक नाइस पर्सन बोलती है, पर साथ ही वार्निंग भी देती है कि वो अपना ख्याल रखे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे प्लैनेट की किस्मत उसके नन्हे मुन्ने पर टिकी है। डोई भी हाँ में हाँ मिलाता है और खुद को लास्ट मैन ऑन अर्थ बोलने ही वाला होता है, पर कैरन उसका बबल फोड़ देती है और बताती है कि बेटा अकेले नहीं हो, 4 और ऐसे नमूने मौजूद हैं। इन 5 में से 2 अभी तक जागे नहीं हैं और सबको वही सेल्युलर स्क्लेरोसिस वायरस ने लपेटे में लिया था। जैसे ही डोई को पता चलता है कि और भी मर्द जिंदा है, उसकी पुरानी यादें मतलब ट्रॉमा फटकर बाहर आने लगती हैं, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो गुंडा ताकामात्सु अभी भी जिंदा ना हो। कैरन उसका उतरा हुआ मुंह देखकर बोलती है कि बाकी मर्द तो बस उसके रास्ते का कांटा है। वो बताती है कि उसका प्लान उसे केमन से निकालकर टोक्यो शिफ्ट करने का है, पर अभी वहां यूनाइटेड विमेन की एक मैसेंजर मंडरा रही है। जब कैरन एकदम एनर्जी के साथ अपनी बातें रैम्बल कर रही होती है, तो डोई उससे पूछता है कि मैडम आपका असली गोल क्या है। कैरन बिना हिचकिचाहट के बोलती है कि उसे बहुत पावरफुल और इंपॉर्टेंट बनना है। डोई को लगता है शायद वो जापान यूनाइटेड विमेन की हेड बनना चाहती है, पर कैरन उसे करेक्ट करती है, भाई उसकी नजर तो पूरी दुनिया पर है, वो नंबर 1 बनना चाहती है। डोई उसे पागल बोलने की बजाय कहता है कि चलो सपना तो बड़ा है, और बदले में कैरन कहती है कि वो डोई को दुनिया का नंबर 1 मेल बनाएगी, मतलब अल्फा से भी ऊपर। क्यूरियोसिटी के मारे डोई पूछता है कि तो फिर हम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुए। कैरन कहती है कि वो फिलहाल बस उसकी असिस्टेंट बनकर रहना चाहती है। हाँ, वो ये जरूर ऐड करती है कि अगर डोई उसे अपना सीट देना चाहे तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी, पर उसका स्टेटस वही रहेगा, सिर्फ एक असिस्टेंट। डोई को उसका ये लॉजिक सही लगता है और दोनों एक प्रोफेशनल हैंडशेक करते हैं। भाई ऐसी डील हमें क्यों नहीं मिलती, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हिकारू उन्हें छुप कर देख रही है। बातें खत्म होते ही हिकारू अरीसा से कांटेक्ट करती है और डोई को कैप्चर करने में फेल होने की माफी मांगती है। वो अरीसा को बताती है कि वो अब केमन को लीड करेगी और उससे खबर मिलती है कि अरीसा और उसके टेररिस्ट साथी चौथे मर्द को चुराने में कामयाब हो गए हैं, जो अभी भी कोल्ड स्लीप में है। उधर हेडक्वार्टर्स में शुडोहू रेइटो के ग्रुप को बताती है कि हालात को देखते हुए हिनो भी उनके साथ हेडक्वार्टर्स ज्वाइन करेगा। कुछ ही देर में क्लोई उन्हें ब्रीफ करती है कि कैसे टेररिस्ट्स ने उसके आने का फायदा उठाया और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके कई जगह हमला किया और चौथे मर्द को उड़ा ले गए। उसे लगता है कि ये टेररिस्ट्स जापान ब्रांच की तानाशाही यानी टिरनी का नतीजा है। रेटो को यकीन ही नहीं होता कि अरीसा इन टेररिस्ट्स के साथ मिल गई है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो क्या प्लान कर रही है। क्लोई उसकी तारीफ करती है कि उसने जापान ब्रांच के आगे घुटने नहीं टेके और वादा करती है कि वो उसे हेडक्वार्टर्स में सेफ रखेगी। रात को वो अपने हायर अप्स को रिपोर्ट देती है कि उनके पास बचे हुए 4 मर्दों की क्या हालत है। वो बताती है कि हीनो ने अब अपने मैनली ड्यूटीज बंद कर दी हैं और उसे शक है कि कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया। उसका बॉस कहता है कि उनका अच्छे से ख्याल रखो। कॉल खत्म होते ही क्लोई एक शैतानी हंसी हंसती और कहती है कि यूटोपिया बस आने ही वाला है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। इस बीच रेटो अरीसा की हरकतों पर गौर कर रहा होता है। वो अपना फोन चेक करता है और अपने पेंडेंट की मदद से उसे पता चलता है कि अरीसा अभी जापान के निगाटा में है, पर बेचारे का फोन उससे ज्यादा इन्फो नहीं दे पाता। तभी अचानक अकाने वहां आती है और कहती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। रेटो तुरंत उसे बाथरूम में ले जाता है और शावर्स ऑन कर देता है ताकि कोई उनकी बातें ना सुन सके, पर अकाने को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी बात कहना चाहती है। दूसरी तरफ क्लोई हीनो के कमरे में उसे ग्रीट करने जाती है और देखती है कि वहां रीना और नैने पहले से मौजूद है। वो उसे तसल्ली देती है कि बाकी लड़कियां सही सलामत है, पर फिर बोलती है कि नैने का यहाँ रहना अलाउड नहीं है। हीनो उससे भिड़ जाता है और साफ कह देता है कि हर मर्द वही नहीं करेगा जो तुम चाहोगी, लौंडे में दम तो है। वापस बाथरूम में अकाने रेटो को बताती है कि भले ही उसकी मम्मी कियारा करप्ट हो सकती है, पर उसे पूरा यकीन है कि वायरस बनाने के पीछे उनका हाथ नहीं था। अकाने उसे अपने भाई के बारे में बताती है जो 5 साल पहले इसी वायरस से मर गया था, और उसे याद है कि कैसे कियारा फ्यूनरल पर भी नहीं आई थी क्योंकि वो देश को इस पैंडेमिक से बचाने में दिन रात एक कर रही थी। रेटो शांति से उसकी बात सुनता और वादा करता है कि वो क्लोई से बात करके उसकी मुलाकात कियारा से करवाएगा। जैसे ही वो शावर से बाहर निकलते हैं, मारिया गुस्से में कमरे में घुसती है और उन्हें अरीसा के लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में बताती है। अरीसा दुनिया के सामने राज खोलती है कि उसके ग्रुप का नाम आइजनामी है और वो टेररिस्ट्स नहीं है। वो दुनिया को चौथा मर्द दिखाती है जिसे उन्होंने जगा दिया है और कहती है कि यूनाइटेड विमेन असली शैतान है। वो एक फैक्ट्री में सैटेलाइट के बचे कुचे हिस्सों की फोटोज दिखाती है और बताती है कि इसमें वायरस की बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, जिसका मतलब है कि यूनाइटेड विमेन की करंट लीडरशिप ने ही पूरी दुनिया में ये वायरस फैलाया है। वो बताती है कि यूनाइटेड विमेन का गोल सिर्फ औरतों की दुनिया बनाना है, इसलिए वो अमेरिका में इतना पैसा लगा रहे हैं ताकि सिर्फ फीमेल जीन से बच्चे पैदा करने का तरीका ढूंढा जा सके। मीरा को तो पुरानी बात याद आती है जब अरीसा ने लैब में उससे कुछ कहा था।
अब अरीसा डिमांड करती है कि यूनाइटेड विमेन उनके पास मौजूद सारे मर्दों को उनके हवाले कर दें ताकि औरतें मास प्रोड्यूस की जा सके। भाई ये तो फैक्ट्री आउटलेट बनाने की बात कर रही है। वो और भी कुछ बोलने ही वाली होती है पर उसका टाइम खत्म हो जाता है और हैक्ड नेटवर्क ठीक हो जाता है। रेटो गुस्से में सीधा क्लोई के ऑफिस में घुसता है और इस पूरे कांड का एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो भाइयों, क्या यूनाइटेड विमेन वाकई इतनी गंदी है? क्या रेटो अरीसा की बात मानकर उनके साथ मिल जाएगा? और वो लॉजिकली उससे पूछती है कि भाई अगर यूनाइटेड विमेन का असली मकसद सारे मर्दों को खत्म करना है तो तू अभी तक जिंदा कैसे है? इसका कोई जवाब दिए बिना रेटो गुस्से में उसके ऑफिस से बाहर निकल जाता है, खासकर तब जब वो उसे अपने मिल्कर्स फ्लैश करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। भाई क्लोई तो फुल मैनिपुलेटिव मोड में है। उसके जाते ही वो अपने हायर अप्स को रिपोर्ट देती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि फिक्र की कोई बात नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है। इधर रेटो अपनी गर्ल्स और अकाने से मिलता है। अकाने ने अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश की थी पर बेचारी को वहां से कोई इन्फो नहीं मिली, तो वो सजेस्ट करती है कि उन्हें अब इस हेडक्वार्टर से कट लेना चाहिए, लीव। वो लोग मशवरा करने के लिए रेटो के कमरे में जाते हैं पर वहां उन्हें 2 अनजान लोग दिखते हैं। उनमें से एक लड़का अपना इंट्रो देता है एज डोई, पर ये डोई तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। रेटो के कमरे में आने से पहले करण ने यूनाइटेड विमेन की फैंसी टेक यूज करके डोई को एक प्रॉपर अडल्ट में बदल दिया था। उसने डोई को भरोसा दिलाया कि ये नया लुक अगले 30 साल तक बरकरार रहेगा। इस ऑपरेशन के बाद डोई एकदम गिगा चैट लग रहा है। अब उसे अपने पुराने डॉग ग्लासेस की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मायोपिया यानी दूर की नजर एकदम सेट हो गई है। करण ने उसके बालों को ऐसे स्टाइल किया है कि वो लुक मैक्सिंग का एक परफेक्ट प्रोडक्ट लग रहा है। मतलब लौंडा अब एकदम हीरो है। फिलहाल वो रेटो को एनिमे का सबसे बड़ा और स्टाइलिश डैब देता है। रेटो तो दंग रह जाता है। भाई पहली बार वो किसी दूसरे नंबर्ड बंदे से आमने सामने मिल रहा है। उन्हें एक साथ देखकर मारिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि रूल्स के मुताबिक किसी नंबर्ड पर्सन के कमरे में बिना परमिशन घुसना सख्त मना है। पर हमारी करण तुरंत एक बहाना कुक कर लेती है और वो लोग इसे जाने देते हैं। फिर वो रेटो से क्लोई और टेररिस्ट्स के बारे में उसका नजरिया पूछती है। करण और डोई मजे से देखते हैं कि कैसे रेटो कंफ्यूज्ड है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सही है और कौन गलत। जब मारिया को पता चलता है कि ये लोग उस हादसे के सर्वाइवर्स हैं तो वो तुरंत अपनी बहन रेन को चेक करने भागती है। जब वो रेन को देखती है तो उसे कसकर गले लगा लेती है। हिरागी और बाकी लड़कियां हैरान हैं कि ये दोनों सगी बहनें हैं। मारिया हिरागी और बाकी गर्ल्स का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसकी बहन का ख्याल रखा, पर रेन उल्टा क्लेम करती है कि मैं इनका ख्याल रखती हूँ। ये सुनकर मारिया समझ जाती है कि बहन ब्लफ कर रही है, फेंक रही है, तो वो उसके गाल खींचती है और उसे तमीज से रहने को कहती है। इसके बाद रेन को याद आता है कि मारिया अब रेटो की असिस्टेंट है, तो वो चुलबुलेपन में पूछ लेती है, क्या तुम अब तक क्लैप हो चुकी हो? ये सवाल सुनते ही रेन यानी मारिया इतना शॉक होती है कि उसके मुंह का सारा ड्रिंक बाकी लड़कियों पर निकल जाता है। भाई ऑकवर्डनेस लेवल 100। बाद में डोई अपने कमरे में करण से रेटो के बारे में उसकी राय पूछता है। करण कहती है कि उसने सुना है रेटो बहुत सॉफ्टी है। डोई को लगता है कि रेटो इंटेलिजेंट है, हीनो जैसा नहीं जो सिर्फ क्रीमिंग किटीज के बारे में सोचता रहता है। भले ही डोई अब एक नॉन चैलेंट लुक कैरी कर रहा है जिसे देखकर ओमेगल की लड़कियां उसके कांटेक्ट के लिए चिल्ला उठे, पर दिमाग तो उसका भी कहीं और है। वो काश यूजू के साथ स्नैक कर पाता, पर करण बताती है कि टेररिस्ट अटैक के बाद यूजू को किसी सेफ जगह भेज दिया गया है। वो ये भी बताती है कि उसने अभी तक अपने सुपीरियर्स को यूजू की लोकेशन नहीं बताई है और उसे याद दिलाती है कि कल क्लोई के साथ मीटिंग के लिए तैयार रहे। इस बीच रेटो मीरा को बुलाता है और उसे बाथरूम में चलने की रिक्वेस्ट करता है। वहां वो शावर ऑन कर देता है ताकि उनकी बातें कोई ना सुन सके। वो मीरा को अपने साथ एलोप यानी भागने के लिए कहता है, पर मीरा शर्त रखती है, अगर तुम मुझे अपना सीट दे दो तो मैं तैयार हूँ। रेटो दर्द के साथ मना कर देता है और मीरा फूट फूट कर रोने लगती है। बेचारी को एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। मीरा कहती है कि वो उसके साथ आना चाहती है पर यह पॉसिबल नहीं है। दोनों एक दूसरे के जज्बात समझते हैं और किस करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं, तभी पोप कुछ ऑफिसर्स के साथ बाथरूम का दरवाजा तोड़कर घुसती है और उन्हें पकड़ लेती है। रास्ते में वो बताती है कि रेटो की फैक्शन के सारे मेंबर्स पकड़े गए हैं क्योंकि वो उसके रिज में इतना पागल हो गए थे कि अपना काम ही भूल गए थे। उसका प्लान रेटो को अमेरिका ले जाना है, जहां आइजे नामी ग्रुप उस तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। रेटो समझ जाता है कि ये बुरी खबर है, अगर वो गया तो एरिका से कभी नहीं मिल पाएगा। पर अचानक उसकी गर्ल्स वहां आ जाती हैं और ऑफिसर्स को ढेर कर देती हैं। बदकिस्मती से पोप मीरा को हॉस्टेज यानी यगमाल बना लेती है, पर तभी एक असिस्टेंट जिसे काफी वक्त से स्क्रीन टाइम नहीं मिला था प्रकट होती है और उसे टेक आउट कर देती है। रेटो और उसकी टीम वहां से भाग निकलते हैं जबकि क्लोई के ऑफिसर्स उनका पीछा कर रहे हैं। इस दौरान क्लोई डोई और करण के साथ डिस्कस कर रही है, जहां करण उससे 2 रिक्वेस्ट्स करती है। पहली ये कि वो 3 मैजाई से मिलना चाहती है, वो जीनियसेस जो यूनाइटेड विमेन की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन है। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि क्लोई उसे नेशनल अफेयर्स डायरेक्टर की पोजीशन दे दे। उधर रे की मदद से रेटो की ग्रुप को एक छुपने की जगह मिलती है। वो माहिरू और कुछ लोकल से मिलते हैं। रेटो रे का शुक्रिया अदा करता है, पर रे साफ कह देती है कि वो ये सब रेटो के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कर रही है।
तो भाइयों, क्या रेटो इस हाइडआउट से सेफ निकल पाएगा? और करण का नेशनल अफेयर्स डायरेक्टर बनने का मकसद क्या पूरी दुनिया को बदल देगा? उसी रात डोई फैसला करता है कि वो अपनी लड़कियों के साथ एक शानदार फीस्ट मनाएगा। और भाई बेचारियां उसके इस नए अडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को झेलने में काफी स्ट्रगल करती हैं। वो उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त देता है जब तक कि वो थककर पूरी तरह ढेर नहीं हो जाती। इस हार्डकोर हिट सेशन के बाद वो कैरन से मिलता है, जो उसे बताती है कि क्लोई इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, और साथ ही वो उसे रेटो के वहां से भाग निकलने की खबर भी देती है। डोई को रियलाइज होता है कि रेटो उसकी सोच से कहीं ज्यादा बॉल्सी निकला और अब उसे रेटो की मैनली ड्यूटीज पूरी करने के लिए काफी बिजी रहना पड़ेगा। मतलब सारा बोझ अब डोई के कंधों पर है। बाद में रे उन्हें एक शिप पर ले जाती है और रेटो को साफ कह देती है कि वो और मीरा उनके साथ इस सफर पर नहीं जाएंगे। रेटो उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और फिर मीरा से अकेले में बात करते हुए उसे थैंक यू बोलता है और वादा करता है कि वो उसके लिए जरूर वापस आएगा। वो उसे गले लगाता है और अपना ख्याल रखने को कहता है और फिर वहां से शिप पर सवार हो जाता है। हिकारू उसे बताती है कि वो उन्हें ताइवान ले जा रही है क्योंकि इस देश में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। वो तुरंत उसका मुंह बंद करवा देती है, ये कहकर के एरिसा यानी इरिसा उससे मिलना चाहती है और वो लोग वहीं जा रहे हैं। शिप निकल पड़ती है, पर हमारा रेटो भाई, उसका दिमाग अभी भी मीरा के मेलन्स में यानी प्लॉट्स में ही अटका हुआ है। लौंडा एक अलग ही जोन में है। माहिरू उसे ऐसे गूनिंग करते देख लेती है और एक टैबलेट उसके हाथ में थमाकर गुस्से में वहां से निकल जाती है। तभी उसे हिनो का कॉल आता है, जो उसके भाग निकलने के फैसले की तारीफ करता है। हिनो उसे बताता है कि कैसे क्लोई ने अब उसे लड़कियां देना बंद कर दिया है और उसे घर के अंदर कैद कर दिया गया है। कॉल के बाद हिनो नेने से कहता है कि वो इंश्योर करे कि उसकी सारी लड़कियां बिल्कुल सेफ रहें। उस रात जब रीना वहां से गुजर रही होती है, डोई उसे देखकर कहता है कि वो बहुत प्रिटी है, और ये सुनते ही कैरन के दिमाग में एकदम वाइल्ड थॉट्स आने लगते हैं। भाई कैरन की इमेजिनेशन अलग ही लेवल पर है। दूसरी तरफ क्लोई पोप को सजा देती है क्योंकि उसकी मौजूदगी में रेटो की फैक्शन भाग निकलने में कामयाब रही। पोप उसे एक और मौका मांगती है और क्लोई मान जाती है, पर साथ ही वॉर्न करती है कि अगर इस बार फेल हुई तो उसका क्या अंजाम होगा। फिर वो मीरा और रे को अरेस्ट कर लेती है। रे सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है, पर क्लोई का प्लान कुछ और ही है। वो उनकी दोस्ती का इम्तिहान लेना चाहती है। उन्हें ले जाने के बाद क्लोई अपने असली प्लान का ऐलान करती है। वो सारे मर्दों को इस दुनिया से इरेडिकेट करना चाहती है। कुछ दिनों बाद कैरन डोई को एक लंबी लिस्ट दिखाती है लड़कियों को चुनने के लिए, जिसमें उसे रीना दिखती है और कैरन उसे कन्विंस कर लेती है कि वो वही करे जो उसका मन चाहता है। फुल हैरम किंग वाली फीलिंग। इधर जब रेटो की टीम ताइवान पहुंचती है तो वो देखकर दंग रह जाते हैं कि वो जगह कितनी खूबसूरत है। अचानक रेटो की नजर अरीसा पर पड़ती है और वो खुद को पिंच करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि वो सपना तो नहीं देख रहा। वो तुरंत उसके पास भागता है और उसे गले लगा लेता है, ये कहकर कि उसे बहुत खुशी है कि वो ठीक है। फिर वो उसे बताता है कि उसका मकसद इस वायरस का क्योर बनाना है और कहता है कि अगर कोई और मदद नहीं करेगा तो वो दोनों मिलकर इसे खुद ही अंजाम देंगे। अरीसा को तुरंत वो पल याद आता है जब बचपन में रेटो ने बिल्कुल यही लाइन बोली थी और वो कितना कूल लगा था, और वो उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आप अभी तक यहाँ टिके हुए हैं तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आप मीरा को स्मैश करोगे या पास। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करना। स्टे फोकस्ड, ये शायद आपका नया फेवरेट एनिमे रिकैप बनने वाला है।